पुस्तक 6 अध्याय 11 अंधेरे कोहरे में नेदवाइम। डोंग जिकी के समूह के चारों ओर छाए घने काले कोहरे ने उन्हें दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर काला कोहरा छट जाता तो उन्हें हैरानी होती कि एक पूरी तरह से काला विशाल अजगर जो 10 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा था पूरे ऑक्सॉन पर्वत के चारों ओर कुंडली मारे बैठा था। उसी समय नेदवम का मुखिया सीधे उनकी ओर देख रहा था। दुर्भाग्य से वे इसे देख नहीं पाए। यही कारण था कि G9 फायर ने ये काले कोहरे जैसा भयावह ढांचा बनाया था। आओ आओ जी ट्रूकीप दूर से उन्हें घूर रहा था। काले कोहरे में दूर दूर तक 12 धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही थीं। ये 9 फायर के कोहरे पर नियंत्रण से बनी थी। इनका इस्तेमाल ट्रूकीप और बाकियों को ये बताने के लिए किया जाता था कि सभी कहाँ हैं। ट्रूकीप स्वयं उस विशाल काले ड्रैकोनिक सिर के भीतर था। नेदवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन द्वारा रूपांतरित होने के बाद पांचों की तात्विक ऊर्जा ने एक शक्तिशाली ड्रैकोनिक ऊर्जा को जन्म दिया था। ड्रैगनहेड फॉर्मेशन के केंद्र में ट्रूकीप स्वाभाविक रूप से इस शक्ति को उधार लेने में सक्षम था और वह अपनी शक्ति को विस्फोट के लिए तैयार महसूस कर सकता था। सच्ची बात, थोड़ी देर और इंतजार करो, अधीर मत हो। उसके कान के पास एक आवाज गूंजी। ट्रूकीप ने सिर हिलाया। नेदवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन समेत सभी प्रमुख संरचनाओं पर पैट्रियार्क का नियंत्रण था। केवल पैट्रियार्क ही उनसे मानसिक रूप से सहजता से बात कर सकते थे। जी निंग समेत बाकी सभी उनकी आंखों से ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते थे। उन सभी को मार्गदर्शन के लिए पैट्रियार्क की मदद की जरूरत थी। 9 फायर पहाड़ की आधी ऊंचाई पर विशाल नेदवाइम के शरीर के भीतर था। वह उस विशाल संरचना के भीतर सब कुछ साफ साफ देख सकता था और काला कोहरा उसकी आंखों का काम कर रहा था। वे सभी काफी सतर्क हैं। 9 फायर ने उन्हें घूर कर देखा। जिफू के 12 शिष्य हैं और वे सभी एक ही संप्रदाय के हैं। उनके पास निश्चित रूप से संयुक्त संरचना तकनीकें हैं। अगर हम अभी उन पर घात लगाएं तो सफलता की संभावना शायद उतनी ज्यादा नहीं होगी। थोड़ी ही देर में उन्हें पता चल जाएगा कि यह काला कोहरा संरचना कोई खास चतुराईपूर्ण संरचना नहीं है और जैसे ही वे अपनी सतर्कता थोड़ी कम करेंगे नेदवम हेवनलॉक संरचना की शक्ति निश्चित रूप से उन्हें बहुत कष्ट देगी। 9 फायर काफी धैर्यवान था। वह इंतजार कर सकता था, सबसे अच्छे मौके का इंतजार कर सकता था। तभी वह अपने दांत और नुकीले दांत दिखा पाता। डोंग जिकी और बाकी 12 जिफू शिष्य वास्तव में बहुत सतर्क थे जब उन्होंने समूह में प्रवेश किया और सभी 8 त्रिग्राम रक्त ड्रैगन समूह के भीतर ही रहे। साथ ही उन्होंने अपने शरीर में तात्विक ऊर्जा को सक्रिय रखा ताकि किसी भी समय संयुक्त आक्रमण करने के लिए तैयार रहें। इस काले कोहरे जैसी भ्रमित करने वाली संरचना में कुछ खास नहीं है। मैं इसके कुछ राज पहले ही खोज चुका हूँ। उनमें से एक काले बालों वाला बुजुर्ग बोला, मुझे भी कुछ संकेत मिले हैं। हालांकि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई झा संरचनाओं के मामले में मुझसे ज्यादा दुर्जेय हैं। मुझे लगता है कि और भी कम समय में वह इस संरचना को परास्त कर देंगे। एक सफेद बालों वाले साधक ने हंसते हुए कहा, अमर साधक होने के नाते खासकर जिफू शिष्य स्तर के साधक। चूंकि वे जिफू शिष्य स्तर जो सबसे बुनियादी स्तर है पर फंसे हुए थे और कोई सफलता हासिल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अपना समय अन्य विधियों पर शोध करने में लगाएंगे। संरचनाएं, विष, गोलेम कलाएं, वे अपनी शक्ति बढ़ाने में मददगार किसी भी चीज पर शोध करते थे। आमतौर पर 3-4 सदियों से जीवित ये बूढ़े लोग कई क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते थे। मुख्य संप्रदाय को छोड़ चुके इन शाखा संप्रदाय के जिफू शिष्यों के पास आगे बढ़ने की लगभग कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उनमें से ज्यादातर ने कुछ समय संरचनाओं पर बिताया और उनमें से कुछ तो G9 फायर से भी ज्यादा दुर्जेय संरचनाएं थीं। बस, हालांकि एक संरचना बनाना आसान था, एक को तोड़ना मुश्किल था। स्वाभाविक रूप से उन्हें G9 फायर द्वारा स्थापित संरचनाओं को हराने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। हालांकि अभी भी कुछ ऐसी संरचनाएं थीं जिन्हें वे पराजित कर सकते थे, लेकिन यह उतना आसान नहीं था जितना कि नोम जिदाओ के लिए था। मुझे इस संरचना को तोड़ने के लिए बस एक केतली चाय उबालने जितना समय चाहिए। काले बालों वाला बुजुर्ग मुस्कुराया। तो फिर हमें आपको परेशान करना पड़ेगा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई झा। हम पहले इस भ्रामक संरचना को तोड़ेंगे। इन छोटी संरचनाओं से निपटने के लिए वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिदाओ पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम ही काफी हैं। ये जिफू शिष्य अब स्पष्ट रूप से काफी निश्चिंत महसूस कर रहे थे। जब वे पहली बार काले कोहरे से भरी इस भ्रामक संरचना में प्रवेश कर रहे थे तो दृष्टि की छोटी रेखा ने उन्हें थोड़ा सतर्क कर दिया था, लेकिन जब उन्हें समझ आया कि इस संरचना को तोड़ना कितना आसान है तो वे स्पष्ट रूप से अधिक आश्वस्त महसूस करने लगे। काले बालों वाले बुजुर्ग ने सिर हिलाया। मैं इस संरचना का विश्लेषण करूंगा। सभी लोग कृपया सावधान रहें। इसे हम पर छोड़ दो। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई झा, इस संरचना को तोड़ने पर ध्यान दो, डोंग जिकी और अन्य लोगों ने कहा। कुछ क्षण बाद ठीक सामने काले बालों वाले बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं। वह पूरी तरह आश्वस्त था। मैंने इस संरचना को पहले ही देख लिया है। बहुत बढ़िया। सभी उत्साहित हो गए। डोंग जिकी ने अपनी 8 त्रिग्राम रक्त ड्रैगन संरचना को बनाए रखा और जिफू शिष्यों का समूह तेज गति से आगे बढ़ा। आगे कोहरा थोड़ा कम होता दिख रहा था और डोंग जिकी के समूह ने ज्यादा दूर नहीं जमीन में गड़ा एक झंडा देखा। झंडा धूसर था और उस पर कई काले चित्र बने हुए थे। फॉर्मेशन झंडा। उनके चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए। सच है, चुपचाप वहीं रुको, 9 फायर ने मन ही मन कहा। थोड़ी देर में स्नो ड्रैगन पर्वत के जिफू शिष्य तुम्हारे ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। जब मैं आदेश दूं तो उन्हें मार डालना। मैं पूरे समय से इसका इंतजार कर रहा था। ट्रूकीप की आंखें ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। बहुत बढ़िया, बस मेरी बात मानो। 9 फायर भी उत्सुक था।
जैसे ही डोंग जिकी के 12 जिफू शिष्यों के समूह ने दूर स्थित ध्वज को देखा, वे ये देखने में असफल रहे कि उनके 100 मीटर के भीतर एक विशाल ड्रैकोनिक सिर सीधे उन्हें घूर रहा था। गठन ध्वज। 12 जिफू शिष्य बहुत खुश थे और काले बालों वाला बुजुर्ग व्यक्ति आत्मसंतुष्टि का भाव प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सका। ठीक उसी क्षण हमला करो। ट्रूकीप, जो काफी समय से वहां छिपा हुआ था, ने अंततः पैट्रियार्क की आवाज सुनी। वाह! जैसे ही जिफू शिष्यों के समूह ने गठन ध्वज देखा और अति प्रसन्न हुए, पास के घने काले कोहरे से अचानक एक विशाल ड्रैकोनिक सिर प्रकट हुआ। ड्रैकोनिक सिर अतुलनीय रूप से विशाल था। काले कोहरे में वे केवल कुछ ड्रैकोनिक मूंछें और शल्क ही देख पा रहे थे। नेदवाइम के सिर ने अपना मुंह खोला और उनकी ओर नीचे की ओर चबाने लगा। सावधान! डोंग जिकी 8 ट्रिग्राम रक्त ड्रैगन संरचना के नियंत्रण में होने के कारण इसे नोटिस करने वाला पहला व्यक्ति था और उसने आश्चर्य और भय में जल्दी से चिल्लाया, बहुत देर हो चुकी है। ये बहुत तेजी से आया। काले कोहरे के बीच देखने की दूरी बहुत कम थी। नेदवाइम 10 किलोमीटर लंबा था, तो उसका सिर कितना विशाल होगा। जैसे ही ड्रैकोनिक सिर उनकी ओर बढ़ा, उसकी गति शायद जिफू शिष्यों की गति से 10 गुना ज्यादा थी। ड्रैकोनिक सिर एक गड़गड़ाहट के साथ 8 ट्रिग्राम रक्त ड्रैगन संरचना में घुस गया और उसे तोड़ दिया। एक कुरकुरे, गड़गड़ाहट, धमाके और भयानक गर्जना के साथ नेदवाइम का सिर दुश्मनों की ओर चीखता हुआ आया। उस चीखते हुए क्षण में ट्रूकीप सिर के ठीक बीचों बीच था। जैसे ही नेदवाइम का सिर नीचे की ओर झुका, ट्रूकीप मानो पागल हो गया, क्योंकि उसके शरीर के चारों ओर मंडरा रहे 9 तीखे कांटे उस संरचना द्वारा उत्पन्न ड्रैकोनिक ऊर्जा से भर गए। वे तीखे कांटे आश्चर्यजनक गति से घूम रहे थे और जिफू के 3 शिष्यों पर हमला कर रहे थे, जो नेदवाइम के सबसे नजदीक थे और उसके सामने के हमले से अचंभित थे। इस संरचना के समर्थन से ट्रूकीप की शक्ति का वर्तमान स्तर अधिकांश शीर्ष जिफू शिष्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। बैंग बैंग बैंग, बस बहुत तेज। जिफू के 2 शिष्यों की छाती में बड़े बड़े छेद हो गए और उनकी लाशें नेदवाइम के भक्षण करने वाले मुंह में गिर गईं। दूसरे जिफू शिष्य, जिस पर हमला हुआ था, ने पीछे की ओर लात मारी। उसका शरीर नीली रोशनी की तरह चमक उठा और तुरंत 10 मीटर दूर चला गया। एक अचानक घात लगाकर किए गए हमले में 2 जिफू शिष्य मारे गए थे। इसका मुख्य कारण ये था कि नेदवाइम हेवनलॉक संरचना स्वयं अत्यधिक शक्तिशाली थी। इसके अलावा इसकी सभी 5 संरचनाओं के केंद्र में एक जिफू शिष्य पहरा दे रहा था, जिससे यह नेदवाइम चेतना से युक्त प्रतीत हो रहा था, जिससे यह और भी अतुलनीय, आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली हो गया था। जब वे बीमार हैं तो उन्हें मार डालो। ट्रूकीप ने आगे बढ़कर 2 अन्य जिफू शिष्यों पर हमला किया, जो अपने साथियों से कुछ दूर चले गए थे। मारना। तीखे कांटे चीखने लगे। काला ड्रैकोनिक सिर एक दुष्स्वप्न की तरह था। गठन को इकट्ठा करो, अपनी टुकड़ी इकट्ठा करो। जैसे ही चीखें गूंजी, डोंग जिकी और बाकी लोग अपनी टुकड़ी तैयार करने में जुट गए। ये जिफू शिष्य मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे कि वे अपने साथियों से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार वे इस भयावह टुकड़ी में एक दूसरे से बहुत दूर चले गए तो जी कबीले द्वारा उन्हें अलग अलग पराजित किया जाएगा। लेकिन समस्या यह नहीं थी कि वे बहुत दूर चले गए थे। समस्या ये थी कि ड्रैकोनिक सिर के प्रहार से उनमें से कुछ उड़ गए थे। नेदवाइम के हमले की शक्ति बहुत अधिक थी। गठन लिंक, गठन लिंक। अचानक एक सफेद रोशनी उठी और हर जिफू शिष्य के शरीर के चारों ओर घूमने लगी। जल्द ही सफेद रोशनी से बने 8 विशाल त्रिग्राम कहीं से प्रकट हो गए और 8 जिफू शिष्य अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे। दरअसल स्नोड्रैगन माउंटेन की इस तकनीक के लिए सिर्फ 6 जिफू शिष्यों को पूरी तरह से एक साथ जोड़ने की जरूरत थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई झा कहाँ हैं? वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई फैंग कहाँ हैं? डोंग जिकी और बाकी 8 शिष्यों ने जब अपनी पंक्ति बनाई तो उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि हालांकि पहले उनकी गिनती 12 जिफू शिष्यों की थी, अब केवल 8 ही बचे थे। बाकी 4 का पता नहीं चल पाया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई झा, वे सब जोर से चिल्लाए और उनकी आवाजें पूरी टुकड़ी में गूंज उठीं। अगर बाकी 4 अभी जिंदा होते तो वे मुंह से जवाब दे पाते। मर गए, वे चारों मर गए हैं। डोंग जिकी ने दांत पीस लिए। बहुत भयानक, बहुत शक्तिशाली। चांदी के बालों वाले साधक के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। इससे पहले मैंने धुंधले तौर पर कुछ ड्रैकोनिक शल्क देखे थे। यह एक अतुलनीय रूप से विशाल ड्रैगन का सिर था। जी वंश के पास इतनी शक्तिशाली चीज कैसे पहुंच सकती थी? क्या वह कोई असली ड्रैगन हो सकता था? यह कोई असली ड्रैगन नहीं हो सकता। अगर यह असली ड्रैगन होता तो हम इसे बहुत पहले ही खोज लेते। और तो और, असली ड्रैगन इतना विशाल कैसे हो सकता है? यह जरूर कोई संरचना होगी, लेकिन एक संरचना द्वारा उत्पन्न ड्रैगन इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? जिफू शिष्यों का ये समूह अभी भी सदमे में था। पहले वाला हमला बहुत ही जबरदस्त था। हालांकि झंडा देखकर वे सभी बहुत खुश हुए थे और थोड़ा शांत भी हुए थे। फिर भी वे 8 त्रिग्राम रक्त ड्रैगन संरचना के भीतर ही थे। अपने मन में वे सतर्क भी थे। किसने सोचा था कि यह अचानक घात लगाकर किया गया हमला उन पर टूट पड़ेगा, उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देगा और उनमें से कुछ उड़ जाएंगे। इस घात में उनमें से 4 मारे गए। अब हम फॉर्मेशन ध्वज भी नहीं देख पा रहे हैं। डोंग जिकी ने अपनी नजरों से आसपास के इलाके पर नजर दौड़ाई। अब उसे फॉर्मेशन ध्वज दिखाई नहीं दे रहा था। जब हम उस विशाल काले अजगर से टकराए तो हम सब पीछे की ओर गिर गए और फॉर्मेशन ध्वज से दूर चले गए। भ्रम उतना महत्वपूर्ण नहीं है। वह विशाल काला अजगर ही असली आपदा है। हमें वरिष्ठ प्रशिक्षु भाइयों जेड जाइल्ड या नोंग जिदाओ को जरूर बुलाना चाहिए। चांदी के बालों वाले विशेषज्ञ ने अपना हाथ घुमाया और एक जेड सील निकाली। यह वही सील थी जो नोंग जिदाओ ने उसे दी थी। उसने उसे मुट्ठी में भींच लिया। कुरकुरा। जेड सील टूटकर बिखर गई।
बाहर जेड चाइल्ड और नोंग जिदाओ बाकी 5 जिफू शिष्यों के साथ इंतजार कर रहे थे। उन्हें संरचना में प्रवेश करने की कोई जल्दी नहीं थी। इस छोटे से कबीले के पास किस तरह की तकनीकें हो सकती हैं? जेड चाइल्ड हंसा। स्नोड्रैगन पर्वत के हमारे 12 जिफू शिष्य प्रवेश कर चुके हैं और उनके पास एक संयुक्त संरचना तकनीक है जो दुश्मनों को पूरी तरह से परास्त करने और उन पर हावी होने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा है। ठीक है, इस तरह के छोटे कबीले की संरचनाएं बहुत शक्तिशाली नहीं हो सकती। हमारे साथी प्रशिक्षुओं ने भी प्रशिक्षित संरचनाएं बनाई हैं, वे भी संरचनाओं को तोड़ने में सक्षम हैं। नोंग जिदाओ को भी राहत महसूस हुई। उसने देखा कि उन 12 साथी प्रशिक्षुओं की संयुक्त शक्ति इस तरह के छोटे कबीले पर आसानी से प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा होनी चाहिए। अचानक नोंग जिदाओ का चेहरा बदल गया। क्या हुआ? जेड चाइल्ड ने तुरंत पूछा। मैंने उसे जो जैद ताबीज दिया था, नोंग जिदाओ ने धीमी आवाज में कहा। उनमें से एक तो बस कुचल गया। लगता है उन्हें किसी खतरे का सामना करना पड़ा था, वरना वे हमें बचाने के लिए नहीं कहते। ये छोटा सा जी कबीला उन्हें हमसे बचाने के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर सकता है? जेड चाइल्ड को यकीन नहीं हो रहा था। इससे पहले नोंग जिदाओ ने उन्हें एक जैद ताबीज दिया था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि यह संप्रदाय के अनुयायियों की आदत थी। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि इसका इस्तेमाल होगा। आओ हम संरचना में प्रवेश करें, नोंग जिदाओ ने कहा। पास में खड़े जिफू के बाकी 5 शिष्यों ने उनकी बातचीत सुन ली थी। वे भी हैरान थे। अंदर आए 12 साथियों को असल में एक जैद ताबीज तोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। फिर भी जेड चाइल्ड और नोंग जिदाओ को अपने साथ देखकर वे पूरी तरह आश्वस्त हो गए। तुम यहीं रुको, अगर हमारे स्नोड्रैगन पर्वत का कोई साथी यहाँ आए तो उसे बता देना कि हम पहले ही फॉर्मेशन में प्रवेश कर चुके हैं। नोंग जिदाओ ने हाथ हिलाया, फिर एक लकड़ी का गोला निकाला। उस लकड़ी के गोले की आंखों में एक हरी रोशनी थी और उसने बस ध्यान से सुना, फिर आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। जी हाँ गुरु, चलो चलें, नोंग जिदाओ ने कहा। तुरंत ही जेड चाइल्ड ने नोंग जिदाओ के मार्गदर्शन में 7 जिफू शिष्यों और 2 जिफू स्तरीय आत्मा जानवरों के समूह को ऑक्सहॉर्न पर्वत के चारों ओर फैले काले कोहरे में ले गया। पुस्तक 6 अध्याय 12 गुप्त हत्यारा हथियार। जी निंग ड्रेकोनिक पूंछ के ऊपर के विशाल शल्क अतुलनीय रूप से स्पष्ट थे। जी निंग ड्रेकोनिक पूंछ के भीतर बैठी थी, उन विशाल शल्कों से घिरी हुई। हर्म निंग ने अचानक विस्फोटों और गुस्से से भरी चीखों की आवाज सुनी। संरचना तैयार करो, संरचना तैयार है, जुड़ गई। दूर से आश्चर्य और भय की चीखें गूंजी। निंग के कान फड़क उठे और वह हंस पड़ा। ये शुरू हो गया है। उनकी मूल रणनीति के अनुसार जी कबीले के सभी विशेषज्ञों में से निंग सबसे मजबूत स्थिति में था। उसे केवल निर्णायक क्षण में ही उतारा जा सकता था। अभी उसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। कुछ क्षण बाद फुश एक आकृति उड़ती हुई आई। वह जी यिचुआन थी, जिसने सफेद फर का लबादा पहना हुआ था। पिताजी, निंग उठ खड़ा हुआ। लो, यिचुआन ने कहीं से 6 उड़ती हुई तलवारें निकाली जो उसकी हथेली के ऊपर मंडरा रही थीं। ये तुम्हारे चाचा ट्रूकेप ने 4 जिफू शिष्यों को मारकर हासिल की थीं। उनमें से एक जिफू शिष्य था जिसके पास कई उड़ती हुई तलवारें थीं। हमने अकेले उससे 5 हासिल की। इस तरह उन चारों के पास कुल 6 उड़ती हुई तलवारें थीं। निंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया। बिल्कुल सही समय। निंग अतुलनीय रूप से उत्साहित था। इससे पहले सभी ने कुछ जादुई खजानों के लिए लेन देन कर लिया था। उनमें से कुछ उसके लिए बेकार थे, लेकिन कुछ के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। ऐसे नाजुक जीवन मरण के मोड़ पर कोई भी झिझकेगा नहीं। सभी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से काम किया। उदाहरण के लिए निंग ने बेई ज़िशान से प्राप्त विषैले कीड़े जी 9 फायर को दे दिए, जबकि 9 फायर को जब पता चला कि निंग को रैंक वाली उड़ने वाली तलवारों की सख्त जरूरत है तो उसने 5 खजाने इकट्ठा कर लिए। बेई ज़िशान 2 पीछे छोड़ गया था। उन 5 को मिलाकर निंग के पास 7 थे। ये कम 1000 तलवारों वाली सेना के एक भी आधार के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन अब जब उसके पास 6 और थे तो उसके पास काफी था। ये 6 उड़ती तलवारें जादुई खजाने हैं, यिचुआन ने कहा। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। इन 6 रैंक वाली उड़ती तलवारों से मेरी शक्ति काफी बढ़ जाएगी। बाद में मुझे स्नोड्रैगन पर्वत के इन जिफू शिष्यों के खिलाफ एक छोटी सी लड़ाई लड़नी होगी। यिचुआन के चेहरे पर भी एक अनोखी खुशी थी। यह वाकई अद्भुत रहा, और यह सब आपके द्वारा लाए गए नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन की बदौलत है। एक ही घात में हमने 4 दुश्मन जिफू शिष्यों को मार गिराया। इस फॉर्मेशन की मदद के बिना हम शायद हर हमले में किसी न किसी को खो देते। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन निंग ने एक्वाटिक एस्टेट से हासिल किया था। स्वाभाविक रूप से ये काफी शक्तिशाली था। अपनी तैयारी करो, जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो कुलपति तुम्हें तुरंत मानसिक रूप से सूचित करेंगे। यिचुआन ने निर्देश दिया, फिर एक प्रकाश किरण में परिवर्तित होकर चला गया। निंग ने तुरंत अपनी तात्विक ऊर्जा उड़ती तलवारों में भर दी, समय के हर पल का लाभ उठाते हुए, और उन्हें जल्दी से बांध दिया। हालांकि यह सच था कि जैसा कि जलीय संपदा की आत्मा ने कहा था, ये सबसे अच्छा होगा यदि छोटे 1000 तलवारों के समूह के मूल के रूप में काम करने वाली सभी उड़ती तलवारें एक ही स्रोत से आती, लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान निंग को ज्यादा चयन करने का कोई अधिकार नहीं था। उसके लिए पर्याप्त संख्या में श्रेणीबद्ध उड़ती तलवारें होना ही काफी अच्छा था। हर जगह काला कोहरा छाया हुआ था। नोंग जिदाओ, जेड चाइल्ड और बाकी लोग काले कोहरे में सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। परी सारस और लैंडवम सभी अब मानव रूप में थे, नोंग जिदाओ और जेड चाइल्ड के साथ। ये काले कोहरे से भरी भ्रमित करने वाली संरचना चर्चा के लायक भी नहीं है।
नोंग जिदाओ आखिरकार बोला, मैंने इसके रहस्यों को पूरी तरह से समझ लिया है। मैं डोंग जिकी के समूह की दिशा भी भांप सकता हूँ। अब मेरे निर्देशों के अनुसार कार्य करो और हम जल्द ही उनसे फिर मिलेंगे। हम आपकी बात सुनेंगे, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिदाओ। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिदाओ पहले की तरह ही दुर्जेय हैं। अन्य जिफू शिष्यों के चेहरे पर पहले तो बदसूरत भाव थे, लेकिन अब वे अंततः प्रसन्न दिख रहे थे। इससे पहले दल में प्रवेश करते ही वे तुरंत चिल्ला उठे थे और दूर से डोंग जिकी और बाकी 8 जिफू शिष्यों की आवाजें स्वाभाविक रूप से उन पर प्रतिक्रिया दे रही थीं। और इस चर्चा के दौरान जेड चाइल्ड और नोंग जिदाओ को पता चला कि उनके 4 साथी वास्तव में मर चुके हैं। इससे जेड चाइल्ड और नोंग जिदाओ अतुलनीय रूप से क्रोधित और सतर्क हो गए। नोंग जिदाओ ने स्पष्ट स्वर में कहा, जूनियर प्रशिक्षु भाई जिकी, हम अभी आ रहे हैं। हम जल्द ही पहुंच जाएंगे। बूम मारना, जी कबीले के उस बूढ़े कमीने को मार डालो। दूर से गुस्से भरी दहाड़ें गूंजी, जिससे जेड चाइल्ड और नोंग जिदाओ चौंक गए। लेकिन फिर युद्ध की चीखें और युद्ध की आवाजें थम गईं। जेड चाइल्ड ने भौहें चढ़ाकर चिल्लाया, डोंग जिकी, क्या तुम ठीक हो? हम ठीक हैं, दूर से आवाज आई। हम 8 लोग पूरी तरह से कतार में खड़े रहे, बिल्कुल भी आराम नहीं किया। अभी अभी एक विशाल ड्रैकोनिक पंजे ने हम पर हमला किया। ये पहले हमले से भी ज्यादा शक्तिशाली था। हम थोड़े नुकसान में थे, लेकिन एकजुट होकर हम 8 ने इतनी अच्छी तरह से बचाव किया कि हम में से कोई भी मारा नहीं गया। ठीक है, हम तुरंत आएंगे, जेड चाइल्ड ने कहा। चलो जल्दी चलते हैं। जेड चाइल्ड ने अपने बगल में खड़े नोंग जिदाओ की ओर देखा। इससे पहले ये ड्रैगन का सिर था, इस बार ये ड्रैगन का पंजा था। इस छोटे से जी कबीले के पास वास्तव में ऐसी तकनीक है। नोंग जिदाओ ने गंभीरता से कहा, संभवतः पिछले कुछ हजार वर्षों में जी वंश ने किसी बड़े भाग्य से यह संरचना प्राप्त की होगी। ये काफी शक्तिशाली प्रतीत होता है। चलो जल्दी से उनके साथ फिर से मिल जाएं। ठीक इसी क्षण वाह, चारों ओर का काला कोहरा अचानक घना हो गया और हड्डियों को छेदने वाली कपटी ठंड ने उसे भर दिया। आगे बढ़ो, रुको, बाएं मुड़ो, रुको। नोंग जिदाओ ने उन्हें आसानी से रास्ता दिखाया, लेकिन फिर उसका चेहरा अचानक बदल गया। अरे क्या है? वे सब उसकी ओर देखने लगे, उसके निर्देश की प्रतीक्षा में। ये बदला गया है। नोंग जिदाओ के चेहरे पर एक भद्दा भाव था। यहाँ संरचनाओं की कई परतें हैं, संरचनाओं के भीतर संरचनाएं। मैं एक और भी ज्यादा शक्तिशाली संरचना को देखकर हैरान रह गया हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि आप भी इसे नहीं तोड़ सकते? जेड चाइल्ड ने उसकी ओर देखा। ये बहुत मुश्किल होगा। नोंग जिदाओ ने आसपास के इलाके को देखा। हल्के से हाथ हिलाते हुए उसे कोहरे के भीतर उस कपटी हड्डियों को चीर देने वाली ठंड का एहसास हुआ। इसे तोड़ने में आपको कितना समय लगेगा? जेड चाइल्ड ने पूछा। पता नहीं, नोंग जिदाओ ने सिर हिलाया। अगर मैं तेज हूँ तो 1 घंटा, अगर ज्यादा समय लगे तो 1 या 2 दिन। आसपास खड़े जिफू शिष्यों के चेहरे बदल गए। जेड चाइल्ड ने चौंक कर कहा, इतना लंबा? निंग नेदरवाइम की विशाल पूंछ के भीतर कमल मुद्रा में बैठा था। उसके चारों ओर 700 से ज्यादा तलवारनुमा जादुई खजाने तैर रहे थे, जिनमें से 9 देखने में बेहद चमकदार थे। उन 9 को ढकने वाली सफेद रोशनी कहीं ज्यादा तेज थी। धुंधली सफेद रोशनी लगातार तलवारों से होकर गुजर रही थी और तेजी से निंग के सामने तलवार की रोशनी में बदल गई। ठीक है, इन 9 क्रमित उल्टी तलवारों को एक संरचना का आधार बनाकर ये अब मेरे कम 1000 तलवारों वाली संरचना की बाकी 700 से ज्यादा उल्टी तलवारों के लिए आधार का काम कर सकती हैं। शक्ति में स्पष्ट रूप से नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, निंग ने प्रसन्नता से कहा। बस क्रमित उल्टी तलवारें मेरी आत्मा पर भी बहुत दबाव डालती हैं। बिना रैंक वाली उड़ने वाली तलवारें कम 1000 तलवारों के गठन का बहुमत बनाती थीं। इनका इस्तेमाल करने और लेसर 1000 स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन में रैंक्ड फ्लाइंग तलवारों के इस्तेमाल के बीच का अंतर काफी महत्वपूर्ण और स्पष्ट था। इन्हें नियंत्रित करने में कठिनाई नाटकीय रूप से बढ़ गई, लेकिन साथ ही उनकी शक्ति भी। मैंने केवल 9 श्रेणीबद्ध उल्टी तलवारें जोड़ी हैं। अपने तलवार क्षेत्र की गहरी समझ हासिल करने के बाद मेरी आत्मा बहुत मजबूत हो गई है। मैं अभी भी कम 1000 तलवारों वाली संरचना के 9वें स्तर का उपयोग करने में सक्षम हूँ। निंग को लग रहा था कि अगर वह कुछ दर्जन श्रेणीबद्ध उल्टी तलवारें या कुछ 100 श्रेणीबद्ध उल्टी तलवारें जोड़ दे तो उसके नियंत्रण में आने वाली तलवारों की कुल संख्या तेजी से घट जाएगी। जी निंग, एक शक्तिशाली आवाज गूंजी। कुलपति, निंग के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव दिखाई दिया। अब हम मुसीबत में हैं। 9 फायर की आवाज गूंजी। कैसी मुसीबत? निंग भी चिंतित था। स्नोड्रैगन ड्रैगन के जिफू शिष्यों का दूसरा समूह अभी अभी इस समूह में शामिल हुआ है। उनमें से एक खास व्यक्ति है, नोंग जिदाओ, जिसके बारे में मैंने भी सुना है। नोंग जिदाओ समूह बनाने में बेहद कुशल है। वह काले कोहरे को भ्रमित करने वाले समूह को आसानी से हरा सकता है। इसलिए मुझे उसे फंसाने और भ्रमित करने के लिए नेदरवाइम हेवनलॉक समूह का इस्तेमाल करना पड़ा। 9 फायर ने संदेश भेजा। निंग का चेहरा बदल गया। नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन। इसका दूसरा प्रभाव ये था कि यह एक विस्मयकारी फॉर्मेशन था। ये जी कबीले की अपनी विस्मयकारी फॉर्मेशन से कहीं ज्यादा उत्कृष्ट था। उनके पास जेड चाइल्ड नाम का एक व्यक्ति भी है। मैंने उसके बारे में नहीं सुना, लेकिन उसकी शक्ति बहुत ज्यादा है। 9 फायर ने मन ही मन कहा। हमारे जी कबीले में आपकी शक्ति सबसे ज्यादा है, जबकि दूसरी सबसे शक्तिशाली हमारी पुरानी नौकर आहजिंग है। अभी जब आहजिंग ने डोंग जिकी के 8 लोगों के समूह पर घात लगाकर हमला किया तो डोंग जिकी का समूह अपनी संरचना बनाए रखने में कामयाब रहा और आहजिंग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हालांकि मुझे पता चला है कि जेड चाइल्ड और नोंग जिदाओ एक साथ किसी संरचना में नहीं जुड़े हैं।
मैंने आहजिंग को हमला करने का आदेश दिया क्योंकि मुझे लगा कि हमारे पास एक मौका है। लेकिन किसने सोचा होगा कि नेदवम के पंजों पर सवार होने के बावजूद आहजिंग को अकेले जेड चाइल्ड ने रोक दिया था। उसके द्वारा अकेले रोक दिया गया। निंग चौंक गया। वह बेहद ताकतवर है। आहजिंग ने चुपके से हमला किया, फिर तुरंत पीछे हट गया। नाइनफायर ने कहा। इस समय इस समूह में कुल 2 समूह हैं। दूसरा समूह स्पष्ट रूप से पहले समूह से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए हमें पहले समूह का तुरंत सफाया करना होगा, वरना अगर वे एकजुट हो गए तो हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। निंग ने सिर हिलाया। तुम हमारे समूह में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो। तुरंत बाहर जाओ और डोंग जिकी के समूह पर हमला करो। मैं तुम्हें निर्देश दूंगा। मेरी आज्ञा मानने के लिए तैयार रहो, नाइनफायर ने कहा। उसी समय निंग के सामने का काला कोहरा छंटने लगा, जिससे एक गलियारा दिखाई देने लगा। वाह, मैं तो बहुत पहले ही अधीर हो गया हूँ। निंग उछलकर खड़ा हो गया, फिर गलियारे से तेज गति से आगे बढ़ गया। डोंग जिकी और बाकी 8 ने सावधानी से आगे बढ़ते हुए हमेशा अपनी संरचना बनाए रखी। उस सफेद चमक ने उन 8 त्रिग्रामों को घेर लिया जो उन्हें ढंक रहे थे। साथ ही प्रशिक्षुओं, सावधान रहो, यह नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन है। दूर से नोंग जिदाओ की उन्मत्त आवाज गूंजी। नेदरवाइम हेवनलॉक संरचना। डोंग जिकी और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा। वे सभी हैरान लग रहे थे। दूर से नोंग जिदाओ ने ऊंची उन्मत्त आवाज में कहा, अभी अभी हम पर भी एक ड्रैकोनिक पंजे का हमला हुआ है। आपके वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मैं तुरंत पहचान गया कि यह नेदरवम हेवनलॉक संरचना है। यह नेदरवम हेवनलॉक संरचना एक प्राचीन, शक्तिशाली संरचना है। नेदरवम हेवनलॉक संरचना का एक जटिल संस्करण है और इसका एक सरलीकृत संस्करण भी है। किंवदंती के अनुसार स्टिलवाटर के मार्क्विस के पास एक स्वर्ग श्रेणी के नेदरवम हेवनलॉक संरचना तक पहुंच है। जी कबीला जिस संरचना का उपयोग कर रहा है वह एक सरलीकृत नश्वर श्रेणी संरचना होनी चाहिए, लेकिन नश्वर श्रेणी की संरचना भी आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली होती है। इस समय हम सचमुच खतरे में हैं। हमें अपनी शक्ति बचानी होगी, अन्यथा हम मरने के खतरे में पड़ जाएंगे। तुम्हारे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड और मैं इस संरचना को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम अभी अपना ध्यान बांटकर तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाएंगे। तुम 8 अपना ध्यान रखना। नोंग जिदाओ की आवाज गूंजी। डोंग जिकी और बाकी 8 ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे भद्दे लग रहे थे। इस संरचना के लिए नोंग जिदाओ और जेड चाइल्ड को इसे तोड़ने के लिए अपने प्रयासों को पूरी तरह से केंद्रित करने के लिए मजबूर करना। कोई भी कल्पना कर सकता है कि यह कितना भयानक था। मैंने इस नेदरवम हेवनलॉक फॉर्मेशन के बारे में कभी सुना ही नहीं। केवल वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई नोंग जिदाओ जैसा कोई व्यक्ति जिसने मुख्य संप्रदाय में कई फॉर्मेशन मैनुअल का अध्ययन किया है ही इसके बारे में जान सकता है। जी कबीले ने इतना शक्तिशाली फॉर्मेशन कैसे हासिल किया? नेदरवाइम हेवनलॉक संरचना। डोंग जिकी के चेहरे पर बहुत बदसूरत भाव थे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। डोंग जिकी ने अपने 7 साथियों की तरफ देखा। यह जिंदगी और मौत की लड़ाई है। या तो जी कबीला मरेगा या हम मरेंगे। सब लोग, अगर तुम्हारे पास कोई जान बचाने का उपाय है तो उसका इस्तेमाल करो। उन्हें बचाओ मत। उनका रवैया पूरी तरह बदल चुका था। पहले तो सब बस खेल रहे थे। 4 साथियों की अचानक मौत ने उन्हें झकझोर दिया था, लेकिन उन्हें भरोसा था कि एक बार जेड चाइल्ड और नोंग जिदाओ उनके साथ आ गए तो सारा खतरा धुएं की तरह, बादलों की तरह छट जाएगा। लेकिन अब नोंग जिदाओ ने कहा था कि यह खेल अब जानलेवा हो गया है। अगर मुझे पता होता कि मैं अपनी जान जोखिम में डालूंगा तो मैं स्वेलो माउंटेन में प्रवेश ही न करता। उन सभी के दिलों में दुख था, लेकिन मौत उनकी ओर देख रही थी, इसलिए वे सभी मौत से लड़ने के लिए तैयार थे। उनसे लगभग 300 मीटर दूर वहां एक विशाल ड्रेकोनिक पूंछ कुंडलित कर रही थी। निंग उस ड्रेकोनिक पूंछ के बीच में था और 700 उड़ती हुई तलवारें उसके चारों ओर मंडरा रही थीं। कत्लेआम शुरू करने के लिए तैयार। जी निंग, हमला करो। पैट्रियार्क नाइनफायर की आवाज उसके मन में गूंज उठी। मारना। जी निंग की आंखों में एक भयंकर रोशनी चमक उठी। स्वूश। तुरंत ही पूरे विशाल नेदरवाइम ने अपनी पूंछ बाहर निकाली और उसकी पूंछ उन 8 घबराए हुए संरक्षित जिफू शिष्यों की ओर आगे बढ़ी। पुस्तक 6, अध्याय 13, वध से भयभीत। काला कोहरा धुंध की तरह घूम रहा था। स्नोड्रैगन पर्वत के 8 जिफू शिष्य लगातार अपनी संरचना में बने हुए थे और उसके भीतर घूम रहे थे। यह नेदरवाइम हेवनलॉक संरचना, यहाँ तक कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिदाओ भी इसे तोड़ नहीं पा रहे हैं। हम और क्या कर सकते हैं? चलो बस बेतहाशा दौड़ते हैं। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड और जिदाओ भी इसी संरचना में हैं। शायद हम उनसे टकरा जाएं। 8 जिफू शिष्य इसी आशा से आगे बढ़ते रहे। वे सभी अपने अपने हाथों में विभिन्न दाव मोहरे पकड़े हुए थे और किसी भी क्षण युद्ध के लिए तैयार थे। अचानक सरसराहट। अचानक हल्की हल्की बारिश होने लगी। बारिश महीन, रेशमी धागों जैसी थी जो अतुलनीय रूप से मुलायम थे। डोंग जिकी और बाकी 8 को अचानक बारिश का सामना करते देख गहरा सदमा लगा। गड़गड़ाहट। उनके शरीर पर सफेद रोशनी की एक परत उभर आई जिसने बारिश की उन साधारण बूंदों को सीधे रोक दिया। ये तो बस बारिश है, बेकार की बात पर बखेड़ा मत खड़ा करो, बास जैसी नाक वाले किसान ने ठंडे स्वर में कहा। इस संरचना के भीतर वर्षा का पानी क्यों है? डोंग जिकी ने भौहें चढ़ाईं। शायद अभी बाहर बारिश हो रही है। इस भ्रामक संरचना में सिर्फ भ्रमित करने की ही शक्ति है। ये बाहरी दुनिया से आने वाले वर्षा जल को रोकने में सक्षम नहीं है।
एक सफेद बालों वाला किसान बोला। डोंग जिकी और अन्य सभी ने सिर हिलाया। वे साधक थे, वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि यह बारिश प्राकृतिक रूप से हो रही थी। ये संरचना से उत्पन्न कोई जहरीला द्रव नहीं था। उस समय उन्होंने इसके दाव क्षेत्र होने की संभावना के बारे में नहीं सोचा था। सामान्यतः जो कोई दाव क्षेत्र में पहुंच गया हो वह एक विचार से ही आसपास के क्षेत्र को अपने क्षेत्र में बदल सकता था। अलग अलग दाव स्वाभाविक रूप से अलग अलग क्षेत्रों का परिणाम होंगे। कुछ लोग एक विचार से आसपास के क्षेत्र को असीम ज्वालाओं में बदल सकते थे। कुछ लोग आसपास के क्षेत्र को बिजली के क्षेत्र में बदल सकते थे। निंग के लिए उसने जो उत्पन्न किया वह वर्षा की वर्षा थी। फिर भी सावधान रहना चाहिए, इस बारिश के पानी में हम भीग न जाएं। एक धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई अन की बातें वाजिब हैं। हम नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन में फंस गए हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। ये जिफू शिष्य लापरवाह होने की अपेक्षा बहुत कुछ करना पसंद करेंगे। वाह! एक विशाल काली ड्रेकोनिक पूंछ बिजली की गति से उनकी ओर झपटी। ड्रेकोनिक पूंछ के बीच फर वस्त्र पहने जी निंग चुपचाप खड़ा था। उसके चारों ओर का क्षेत्र 700 से ज्यादा उल्टी तलवारों से भरा था, जिनमें से 9 तलवारें क्रमबद्ध थीं। 9 क्रमबद्ध उल्टी तलवारें केंद्रक का काम कर रही थीं और लघु 1000 तलवारों के समूह की परिवर्तित ऊर्जा अतुलनीय रूप से विस्मयकारी थी। वर्षा जल तलवार डोमेन पहले से ही स्थापित किया गया था, एक मौलिक ऊर्जा जो किसी भी चरम जिफू शिष्य की ऊर्जा से भी ज्यादा थी। छोटे 1000 तलवारों के समूह के 9वें स्तर पर सक्रिय हुई। हालांकि इन 700 से ज्यादा उल्टी तलवारों में से केवल 9 को ही रैंक दी गई थी, फिर भी यह छोटे 1000 तलवारों के समूह का 9वां स्तर था। कभी कभी मात्रा ही गुणवत्ता का एक रूप होती है। मर जाओ। निंग की आंखों में जानलेवा रोशनी चमक उठी। स्विश! उसके सामने तलवार की रोशनी अचानक आसमान को चीरती हुई पल भर में वर्षा जल की एक धारा में बदल गई। इस समय निंग अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। छोटे 1000 तलवारों के समूह का 9वां स्तर समूह और वर्षा जल तलवार क्षेत्र द्वारा समर्थित, इन सब चीजों ने निंग की इस तलवार की शक्ति को अविश्वसनीय रूप से ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया। चलते रहो। डोंग जिकी और बाकी लोग गिरती बारिश को रोकते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वे शांति से आगे बढ़ रहे थे, अचानक अरे! बाज जैसी नाक वाले काले वस्त्रधारी साधक का चेहरा बदल गया। उसी क्षण उसे एक जबरदस्त खतरा उतरता हुआ महसूस हुआ। यह एक ऐसी चीज थी जो उसे अमर साधक बनने के बाद ही मिली थी। वह भांप सकता था कि कब कोई भयानक खतरा आ रहा है। दुर्भाग्य से खतरे का यह आभास हमेशा काफी देर से होता था। ये तभी प्रकट होता था जब खतरा बहुत करीब आ चुका होता था। इसके बावजूद इसने कई बार उसकी जान बचाई थी। कोहरे का भंवर छाता। बाज जैसी नाक वाले काले वस्त्रधारी किसान के चारों ओर अचानक एक छाता प्रकट हुआ। छाता खुल गया, बाज जैसी नाक वाले आदमी के शरीर को पूरी तरह से सुरक्षित करते हुए। वर्षा के पानी की एक सामान्य सी रेखा धीरे धीरे घूमती हुई ऊपर से उड़ती हुई त्रिभुजाकार पुतली वाले किसान की ओर झपटी। त्रिभुजाकार पुतली वाला साधक अपने साथी को आश्चर्य से देख रहा था, जिसने अचानक अपने सुरक्षात्मक जादुई खजाने का इस्तेमाल किया था। अचानक खतरे का आभास हुआ। अच्छा नहीं। जैसे ही बारिश की एक धारा उसकी ओर बढ़ी, त्रिकोणीय पुतलियों वाले साधक को अचानक एक तेज लहर अपनी ओर आती हुई महसूस हुई। उसने जल्दी से अपने हाथ में तलवार लहराई, उसे रोकना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वर्षा के पानी की वह रेखा बहुत करीब आ गई थी और उसकी तलवारबाजी की कला तो बिल्कुल साधारण थी। निंग की तलवारबाजी की कला कितनी लाजवाब थी। एक हल्के से घुमाव के साथ बारिश का पानी तलवार के ऊपर से बहकर उसके सिर के ऊपर से निकल गया। गड़गड़ाहट। 8 ट्रिग्राम संरचना की पूर्व धुंधली सफेद रोशनी अचानक चकाचौंध कर देने वाली चमकदार हो गई। हम पर हमला हो रहा है। डोंग जिकी और बाकी सभी चौंक गए। हमला झेलने के बाद पूरी संरचना स्वाभाविक रूप से शक्ति से भर जाती है। टकराना। त्रिभुजाकार पुतली वाले किसान का सिर, उसकी आंखें अभी भी सदमे से भरी हुई थीं, हवा में उड़ गया। 8 जिफू शिष्यों में से एक की मृत्यु हो गई थी। क्या? डोंग जिकी और बाकी सभी डरे हुए और स्तब्ध थे। उनका एक साथी उस समय मारा गया था जब वे अपनी टुकड़ी को संभाल रहे थे। दुश्मन का हमला कितना तेज रहा होगा। गठबंधन इकट्ठा करो, गठन को इकट्ठा करो। बाकी जिफू शिष्य डर के मारे चिल्ला उठे। 8 में से एक के मर जाने के साथ ही पिछली रचना पहले ही गायब हो चुकी थी। रचना बनाने के बाद उनमें से एक का मारा जाना, अगर उन्होंने उसे दोबारा नहीं बनाया होता तो क्या वे सब निश्चित रूप से मर नहीं जाते। धमाका। त्रिभुजाकार पुतली वाले साधक को मारने के बाद वर्षा जल की उस रेखा ने अपनी अधिकांश शक्ति खर्च कर दी थी, लेकिन बाकी 7 साधक उस समय उस भव्य संरचना द्वारा सुरक्षित नहीं थे। स्वाभाविक रूप से वर्षा जल की रेखा तेजी से आगे बढ़ी। वह घूमती हुई आगे बढ़ी, जादुई कवच की सुरक्षा को चीरती हुई, और एक और सिर उड़ा दिया। ये चांदी के बालों वाले साधक का सिर था। तभी वर्षा जल की रेखा गायब हो गई। गड़गड़ाहट। सफेद रोशनी एक बार फिर प्रकट हुई जब 6 जीवित जिफू शिष्यों ने संरचना का पुनर्गठन किया। गड़गड़ाहट। विशाल ड्रैकोनिक पूंछ फिर से लहराती हुई आई। मारना, उसे मार डालो, मारना। ड्रैकोनिक पूंछ देखकर 6 जिफू शिष्य बेहद क्रोधित और उन्मत्त हो गए। हरी लताएं, बिजली की चमक, ज्वाला के विस्फोट, फीनिक्स। उन्होंने सब कुछ उस ड्रैकोनिक पूंछ की ओर फेंक दिया जो उनकी ओर बढ़ रही थी। वे सचमुच पागल हो गए हैं। निंग हैरान रह गया। मैं जा रहा हूँ। निंग के पीछे के काले पंख कांप उठे, फिर उसे एकांत चाप में दूर तक उड़ा दिया। केवल बिजली का बोल्ट और उग्र फीनिक्स ही उस पर वार कर सकते थे।
बिजली के बोल्ट और उग्र फीनिक्स के प्रहारों ने डोंग जिकी और अन्य लोगों को निंग का असली रूप देखने का मौका दिया। डोंग जिकी हैरान और चकित रह गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह जी वंश की प्रतिभाशाली जी निंग थी। गड़गड़ाहट, शक्तिशाली हमलों ने निंग को भी पीछे की ओर धकेल दिया और दूर काले कोहरे में गायब हो गया। डोंग जिकी और बाकी 6 जिफू शिष्यों के दिल में भय का एहसास हुआ। जल्दी गठन को इकट्ठा करो, चलो पूरी ताकत लगा दें। डोंग जिकी के चारों ओर अचानक एक विशाल 8 ट्रिग्राम रक्त ड्रैगन संरचना प्रकट हुई और 8 रक्त ड्रैगन तैरने लगे। उस बाज जैसी नाक वाले साधक ने, जो उस समूह के बाहर खड़ा था, जल्दी से 3 झंडे फहराए। समूह के झंडे फड़फड़ाए और फिर तेजी से प्रकाश की एक विशाल धुंधली आभा में बदल गए। प्रकाश की यह सफेद आभा एक पिरामिड जैसी लग रही थी जिसने उन 6 झंडों को घेर रखा था। वरना अचानक कई बैलें उगाईं और आसपास के इलाकों में बेतहाशा उगाईं। ये बैलें एक दूसरे को क्रॉस करती हुई आसपास के इलाके को पूरी तरह से भर गईं। बच्चों, जाओ। विषैले कीटों का एक घना समूह आसपास के क्षेत्र में उड़ने लगा, जिससे आकाश भर गया और सूरज की रोशनी अवरुद्ध हो गई, जिससे आसपास का क्षेत्र पूरी तरह भर गया। आना। धूसर वस्त्रधारी उस वृद्ध ने एक विशाल ध्वजा उठाई जो रक्तिम प्रकाश से लहरा रही थी। ध्वजा से एक के बाद एक विशाल प्रेत उड़ते हुए निकले। कुछ 4 पैरों वाले जानवर थे, जबकि कुछ उड़ने वाले जीव थे। 9 विशाल प्रेत आसपास के क्षेत्र में उभरे। ये 6 जिफू शिष्य पसीने से तरबतर थे। उन्होंने अपनी सारी बेहतरीन तकनीकें इस्तेमाल की और आसपास के इलाके को पूरी तरह से और कसकर सील कर दिया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखें आश्चर्य और भय से भरी हुई थीं। हम नहीं जा पाएंगे, हमें यहीं इंतजार करना होगा, हम चलते नहीं रह सकते, हम यहाँ पहरा देंगे। उनकी ये सभी तकनीकें वस्तुतः किसी विशेष स्थान की रक्षा के लिए ही इस्तेमाल की जाती थीं। लंबी बढ़ती हुई लताएं, भव्य संरचना और अन्य तकनीकें चलते समय बनाए रखना संभव नहीं था। वह व्यक्ति कौन है जिसने अभी अभी हम पर हमला किया? देखने में तो वह जवान ही लग रहा होगा। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने अपने खून से सने झंडे को थाम लिया और डोंग जिकी की ओर देखने लगा। ठीक है, वह कौन था? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? इससे पहले हम अजगर के पंजे और अजगर के सिर के हमले झेल चुके थे। यह अजगर की पूंछ होनी चाहिए थी। यह इतनी शक्तिशाली क्यों है? बाज जैसी नाक वाले साधक ने डोंग जिकी की तरफ भी देखा। दूसरे साधक भी उसे घूर रहे थे। इन लोगों को घृणा महसूस हुई। यह एक आसान और सुकून भरी यात्रा होनी चाहिए थी। किसने सोचा होगा कि उन्होंने सचमुच इतनी भयानक, सख्त हड्डी को चबा लिया होगा? सबसे पहले उन्होंने इस नेदरवम हेवनलॉक फॉर्मेशन के बारे में कभी सुना भी नहीं था। सिर्फ नोंग जिदाओ ने ही सुना था। नेदरवम हेवनलॉक फॉर्मेशन एक चीज थी। आखिरकार किसी भी फॉर्मेशन की शक्ति उसके उपयोगकर्ताओं पर निर्भर करती है। उन्हें उन 2 अन्य लोगों से कोई डर नहीं था जिन्होंने उन पर हमला करने के लिए इस फॉर्मेशन की शक्ति पर भरोसा किया था। लेकिन वह युवा, दुबला पतला युवक जो अभी अभी प्रकट हुआ था, सचमुच भयानक था। उनकी फॉर्मेशन को बनाए रखते हुए भी उसने उनमें से 2 को मार डाला था। डोंग जिकी ने जल्दी से कहा, जी कबीले में कुल 6 शक्तिशाली व्यक्ति हैं। वे हैं जी नाइन फायर, ग्रैनी शैडो, एक बूढ़ा नौकर, जी येचुआन, जी ट्रूकीप और जी निंग। जी निंग जी कबीले का प्रतिभाशाली व्यक्ति है। जब वह 11 या 12 साल का था तो उसने अपने कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई बेई ईशान को मार डाला था। उसने बेई ईशान को 12 साल की उम्र में मार डाला था। सभी लोगों के चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें उभर आईं। इस साल उसकी उम्र 16 साल होनी चाहिए। डोंग जिकी ने कहा, अभी अभी जिस व्यक्ति ने वह हमला किया था वह जी निंग था। हालांकि इससे पहले जी निंग और मैंने मुक्कों का आदान प्रदान किया था। वह मेरे 8 ट्रिग्राम ब्लड ड्रैगन फॉर्मेशन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। उसकी ताकत जी नाइन फायर और बाकी लोगों से बस थोड़ी ही ज्यादा है, इसलिए मैंने उसे कोई महत्व नहीं दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि नेदरवम हेवनलॉक फॉर्मेशन के सहारे उसकी ताकत इतने भयानक स्तर तक पहुंच जाएगी। अगर वह ताकत में जी नाइन फायर से केवल 1 स्तर अधिक है तो वह इतनी शक्ति के साथ कैसे विस्फोट कर सकता है? एक राक्षस जो 11-12 साल की उम्र में हमारे कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई बेई ईशान को मार डालने में सक्षम था। हम उसे सामान्य तर्क से कैसे समझा सकते हैं? शायद इस जी निंग ने कोई बड़ी सफलता हासिल की होगी। दूसर वस्त्रधारी ने कर्कश स्वर में कहा, इस तरह का राक्षस वह हमारे 2 साथियों को मार डालने में सक्षम था, वह भी तब जब हम एक ही पंक्ति में थे। अब हम बस यहीं रुककर इंतजार कर सकते हैं। निंग पीछे की ओर काफी दूर तक उड़ गया और वह गीली चट्टानों और घास के क्षेत्र में जा गिरा। हे भगवान! निंग दर्द से रेंगते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसके शरीर के घाव तेजी से भर गए, कोई निशान भी नहीं बचा। वे जिफू शिष्य पागल हो गए थे। उन्होंने उन सभी बेहद शक्तिशाली दावसील का इस्तेमाल किया और उन्हें मुझ पर फेंक दिया, खासकर वो उग्र फीनिक्स। उसने मेरा पीछा भी किया और वो भी बहुत शक्तिशाली था। उसने मेरे सीने में एक बड़ा छेद कर दिया। सोच रहा हूँ वो कैसी दावसील थी। निंग मुस्कुराया, आत्मविश्वास से लबरेज। फिर भी मैंने उनमें से 2 को मार डाला। मेरे लिए उनमें से 8 में से 2 को मार पाना, सिर्फ 6 ही बचे हैं। मैं मारता रहूंगा। जी निंग। अचानक एक आवाज गूंजी। कुलपति। निंग चौंका। शाबाश मेरे अच्छे साथी। जी निंग, हा, तुम सच में बहुत जबरदस्त हो। तुमने एक ही बार में 2 को मार गिराया। अब सिर्फ 6 ही बचे हैं। खैर, ज्यादा अधीर मत हो। मेरी बात खत्म होने तक इंतजार करो, फिर हमला करो। नाइन फायर ने जल्दी से संदेश भेजा। डोंग जिकी और बाकी लोग तुम्हारे मारे जाने के तरीके से डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने कई तरकीबें अपनाई हैं और सतर्क हैं।
चलो मैं तुम्हें ये तरकीबें बताता हूँ, सुनने के बाद तुम अपना फैसला ले सकते हो। पुस्तक 6 अध्याय 14 कुचला हुआ। G9 फायर ने संदेश भेजा, हम उन 6 में से डोंग जिकी और म्यूज से पहले से ही परिचित हैं। उन दोनों ने पहले ही 8 त्रिग्राम रक्त ड्रैगन संरचना और उन हरी लताओं को स्थापित कर लिया है। बाज नाक वाले साधक ने आसपास के क्षेत्र की रक्षा के लिए एक संरचना का उपयोग किया है। काले वस्त्रधारी महिला साधक ने बड़ी संख्या में विषैले कीड़े छोड़े हैं। धूसर वस्त्रधारी साधक ने एक बड़ा झंडा पकड़ा हुआ है जिससे बड़ी संख्या में राक्षस प्रेत छोड़े गए हैं। 8 त्रिग्राम रक्त ड्रैगन संरचना, हरी लताएं, संरचना, विषैले कीट, बैनर, ये तो केवल 5 हैं। छठा साधक? जी निंग ने धीरे से पूछा। छठे साधक ने अभी कुछ नहीं किया है। 9 फायर ने संदेश भेजा, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम कैसे हमला करोगे। याद रखना, खुद को किसी भी खतरे में मत पड़ने देना। चिंता मत करो कुलपति। निंग हंसा और फिर निंग ने विचार करना शुरू किया। इससे पहले हालांकि उसने अपने अचानक हमले में 2 जिफू शिष्यों को मार डाला था, लेकिन उसे कोई जादुई खजाना हासिल नहीं हुआ था क्योंकि जैसे ही उसने हमला किया उसे पीछे की ओर उड़ा दिया गया था। उन 2 जिफू शिष्यों की वस्तुएं अभी भी डोंग जिकी के समूह के हाथों में थीं। 5 प्रकार की तकनीकें। हम निंग की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। चाहे वे कितना भी संघर्ष करें, वे मरेंगे ही। अचानक वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिदाओ, अचानक एक आवाज आई, हम पर अभी अभी नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन के ड्रैगन की पूंछ का हमला हुआ है। जी वंश का प्रतिभाशाली व्यक्ति जी निंग ड्रैगन की पूंछ का कमांडर है। इसकी शक्ति अद्भुत है। उसने हमारे 2 साथी प्रशिक्षुओं को मार डाला। अभी हम बस सतर्क रह सकते हैं। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड और जिदाओ, याद रखना, बारिश से सावधान रहना। बारिश से सावधान रहना। तुम छहों को भी सावधान रहना होगा। जितना हो सके देर करो। दूसरी तरफ से आवाज आई। दूर से आती चीखें सुनकर निंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। मुझे उन छहों को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। नोंग जिदाओ बहुत दुर्जेय था। वह एक नज़र में ही पहचान गया कि यह नेदरवम हेवनलॉक संरचना है। हालांकि निंग को नेदरवम हेवनलॉक संरचना पर पूरा भरोसा था, फिर भी उसे चिंता थी कि अगर उन्हें धीरे धीरे इसका विश्लेषण करने दिया जाए तो शायद वे नेदरवम हेवनलॉक संरचना को सचमुच तोड़ पाएं। अगर नेदरवम हेवनलॉक संरचना नष्ट हो गई तो जी कबीले के सदस्यों की संरचनाएं एक एक करके टूट जाएंगी और स्नोड्रैगन पर्वत आसानी से जी कबीले के पक्ष का सफाया कर देगा। मार डालो। निंग उस विशाल ड्रेकोनिक पूंछ पर सवार होकर एक बार फिर उन छहों की ओर बढ़ा। बाहरी परिधि के चारों ओर विषैले कीट उड़ रहे थे। प्रकाश का एक धुंधला पिरामिड पहरा दे रहा था और उसके ऊपर बड़ी संख्या में हरी लताएं लिपटी हुई थीं। प्रकाश के पिरामिड में 8 रक्त ड्रैगन तैर रहे थे। इसके अलावा कई विशाल काल्पनिक पक्षी और जानवर भी घूम रहे थे, जिनमें से प्रत्येक जानलेवा आभा से भरा हुआ था। अगर हम सिर्फ बचाव करेंगे तो चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, उन्हें तोड़ना मुश्किल होगा। काले कपड़े पहने महिला साधक ने अपनी ठंडी आवाज में कहा। ठीक है। डोंग जिकी ने सिर हिलाया। ये रक्षात्मक उपाय प्रकृति में भिन्न थे। ये प्रत्येक दूसरे की कमजोरियों की भरपाई करते थे। इन्हें अभेद्य दीवार कहा जा सकता है। भले ही वह एक दुष्टात्मा शरीर शोधक है और भले ही उसकी तलवारबाजी जबरदस्त हो, फिर भी वह अंदर जाने के बारे में भूल सकता है। धूसर वस्त्रधारी उस बुजुर्ग ने उस बड़े बैनर को थाम लिया और ठंडी आवाज में बोला। सरसराहट। बारिश की पतली बिखरी बूंदें गिरने लगीं। बारिश रेशम सी महीन, हल्की और हवा जैसी थी। रिमझिम बारिश और कोहरा, ये दोनों ही खूबसूरत चीजें थीं, लेकिन इस काले कोहरे के बीच गिरती बारिश ने डोंग जिकी, म्यूज, भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग, काले वस्त्रधारी महिला, बाज जैसी नाक वाले आदमी और दुबले पतले आदमी के चेहरे बदल दिए। वे घबरा गए। वह आ रहा है। बारिश आ गई। डोंग जिकी के 6 लोगों के समूह ने अपनी सांसें रोक लीं। इससे पहले जब बारिश का पानी गिरा तो उनके 2 साथियों पर चुपचाप घात लगाकर हमला कर दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। चौप चौप चौप। बाहर घूम रहे ढेरों जहरीले कीड़े अचानक बारिश के पानी से एक एक करके कट कट कर बिखर गए। रेशम जैसी बारिश। बारिश की हर एक धार चाकू की तरह तेज थी। बारिश की अनगिनत धारें उड़कर इन कीड़ों को बेतहाशा काट रही थीं। बारिश का पानी हर जगह था। हालांकि कई जहरीले कीड़े थे, लेकिन चूंकि वे परिधि के बाहर थे, इसलिए उनमें से कई तुरंत मारे गए। बारिश की हर एक पंक्ति में दाव की शक्ति का संकेत था। जलज्वाला कमल। ये तकनीक प्राकृतिक अग्नि और जल पर नियंत्रण के आधार पर विकसित की गई थी, जिसे निंग ने दाव की अपनी समझ के माध्यम से प्राप्त किया था। ये वर्षा रेखाएं भी प्राकृतिक जल से बनी थीं। निंग की दाव की समझ के कारण उनकी मारक शक्ति अब जलज्वाला कमल के बराबर हो गई थी। उनका उपयोग करके उस संरचना को भेदकर इन जिफू शिष्यों को मारना व्यवहारिक नहीं था, लेकिन विषैले कीटों को मारना अपने आप में सरल था। विषैले कीट घने समूहों में झुंड में थे। स्वाभाविक रूप से उनमें से प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से कमजोर था। जब निंग ने अतीत में बेईज़ान के विरुद्ध युद्ध किया था तो वह अपने जलज्वाला कमल से कई विषैले कीटों को आसानी से कुचलकर मार सकता था। निंग की दाव के बारे में अंतर्दृष्टि अब पहले से कहीं अधिक थी। सरसराहट। बारिश जारी रही। चिर्प चिर्प चिर्प। विषैले कीटों के फलते फूलते झुंड ने दर्द भरी चीखें निकाली, लेकिन फिर उनका सफाया हो गया। बाहरी परिधि, जो विषैले कीटों के उन घने समूहों से सुरक्षित थी, अब बिल्कुल साफ हो गई थी। सभी विषैले कीट नष्ट हो चुके थे। काले वस्त्र पहने साधिका का चेहरा राख सा हो गया था। वह घबराकर बोली, तुमने मेरे कीड़ों को वापस क्यों नहीं आने दिया?
इससे पहले जब उसके कीड़ों पर शुरुआती हमले हुए थे तो उसने तुरंत अपने कीड़ों को काबू में करके उन्हें वापस उड़ाकर सफेद रोशनी के पिरामिड में छुपाना चाहा था। पिरामिड संरचना बन चुकी है। तुम्हारे जहरीले कीड़ों की खातिर हम इसे कैसे तितर-बितर कर सकते हैं? बाज जैसी नाक वाला किसान चिल्लाया। बारिश का पानी पहले ही बरस चुका है। जी नींद किसी भी क्षण प्रकट हो सकती है। मैं पिरामिड को कैसे तितर-बितर कर सकता हूँ? और अगर मैंने इसे तितर-बितर कर भी दिया तो तुम्हारे जहरीले कीड़ों का एक छोटा सा हिस्सा ही बच पाएगा। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए इसे तितर-बितर न करना ही बेहतर था। काले वस्त्र पहने महिला ने क्रोध में अपने दांत पीस लिए। जूनियर प्रशिक्षु बहन लू, नाराज मत हो। ये सच है कि पिरामिड को तोड़ा नहीं जा सकता। इस बारिश की ताकत बहुत जबरदस्त है। बारिश की हर एक धार में वाकई हमला करने की ताकत है। क्या ये किसी प्रकार की वर्षा जल तकनीक हो सकती है? आमतौर पर जल आधारित तकनीकों का उपयोग बचाव के लिए किया जाता है। इस प्रकार की वर्षा जो स्वर्ग से बरसती है, जो पूरी तरह से प्रकृति द्वारा निर्मित होती है, इसका किसी तकनीक में उपयोग कैसे किया जा सकता है? वे वर्षा जल की शक्ति देखकर दंग रह गए। आखिरकार वे विषैले कीट जिफू शिष्य के सुरक्षा कवच को भेदने में सक्षम थे। हालांकि वे व्यक्तिगत रूप से कमजोर थे, उन्हें मारना भी इतना आसान नहीं था। क्या ये दाओ डोमेन हो सकता है? ग्रे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने अचानक धीरे से कहा। दाओ डोमेन, वर्षा जल डोमेन। अन्य किसान भी आश्चर्य से चिल्ला उठे। ये कैसे संभव हो सकता है? असंभव। जी निंग केवल 16 वर्ष का है। वह तो केवल एक जिफू शिष्य है। उसने दाओ क्षेत्र कैसे विकसित किया होगा? कई वांशियांक सिद्ध ऐसा करने में असमर्थ हैं। असंभव। इन जिफू शिष्यों ने इस पर विश्वास करने का साहस नहीं किया। ठीक इसी क्षण दूर तक फैला काला कोहरा छटने लगा। एक विशाल ड्रेकोनिक पूंछ धीरे धीरे हिलने लगी और उसके ठीक बीच में एक फर पोशाकधारी युवक था। फर पोशाकधारी युवक 700 से ज्यादा उल्टी तलवारों से घिरा हुआ था। थोड़ा मुस्कुराता हुआ वह कदम दर कदम उनकी ओर बढ़ता गया। जी निंग, ये जी निंग है। डोंग जिकी और बाकी 6 लोग फर पहने उस युवक को घूर रहे थे। साथ ही उन्हें हैरानी भी हुई कि जी निंग ने खुलेआम यहाँ आने की हिम्मत कैसे की। डोंग जिकी चिल्लाया, जी निंग, हम पर घात लगाना एक बात है, लेकिन आप खुलेआम आ रहे हैं। आप मौत की तलाश में हैं। निंग धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसके पैरों के नीचे एक कमल का फूल प्रकट हुआ। एक सुंदर विशाल जलज्वाला कमल अचानक खिल गया, जिससे निंग कमल के भीतर का बीज प्रतीत होने लगा। जलज्वाला कमल की पंखुड़ियां उसके चारों ओर घूम गईं और पंखुड़ियों के चारों ओर 700 से ज्यादा उड़ती हुई तलवारें थीं। उनके भी आगे एक ड्रैकोनिक पूंछ की विशाल छाया थी और पूंछ के पार असीम वर्षा का जल था। इस क्षण में निंग ब्रह्मांड का केंद्र बन गया था। यहाँ तक कि डोंग जिकी और अन्य लोगों को भी ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनकी आत्माएं जाग उठी हों। जूनियर प्रशिक्षु भाई म्यूज, उसे रोको। डोंग जिकी चिल्लाया। छोड़ दो इसे मुझ पर। म्यूज का सामान्यतः ठंडा चेहरा एक जानलेवा आभा से भर गया। देखते ही देखते कई मोटी मजबूत बैलें बेतहाशा कुंडल मारकर निंग की ओर उड़ने लगीं। ये बैलें वे नहीं थीं जिनका सामना निंग ने पहली बार म्यूज से लड़ते समय किया था। वे बैलें अचानक उगाई थीं, लेकिन जिन बेलों का इस्तेमाल म्यूज अब उसके खिलाफ कर रही थी वे काफी समय से बढ़ रही थीं। वे पहले ही आश्चर्यजनक रूप से कठोर हो चुकी थीं। निंग मुस्कुराती रही। सरसराहट। विशाल जलज्वाला कमल उसके चारों ओर घूम गया। दाओ डोमेन स्तर की जानकारी प्राप्त करने के बाद निंग के जलज्वाला कमल की शक्ति फिर से बढ़ गई थी। स्विश 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 स्विश। बारिश की अनगिनत धारियां मानो अनगिनत ब्लेडों की तरह बेलों को बेतहाशा काट रही थीं। अनगिनत पतली बैलें टूटकर टुकड़ों में बिखर गईं और पीछे रह गईं केवल मोटी मुख्य बैलें, जिनके ऊपर कई घाव थे। लेकिन जलज्वाला कमल को छूते ही वे तुरंत चकनाचूर हो गईं। सरसराहट। एक के बाद एक कमल के फूल खिलते गए, जिनके बीच में निंग था। कमल के फूल लगातार खिलते रहे और यहाँ तक कि कमल के फूलों की पत्तियां भी लगातार फैलती रहीं। घूमती कुचलती शक्ति निरंतर जारी रही। वे बैलें निंग के बिल्कुल भी करीब नहीं आ सकीं। ब्रेक। निंग ने प्रकाश के सफेद पिरामिड को देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, गर्जन। एक हल्की सी ड्रेकोनिक गर्जना गूंजी। विशाल ड्रेकोनिक पूंछ अचानक आगे की ओर बढ़ी और प्रकाश के सफेद पिरामिड से बुरी तरह टकराए। ड्रेकोनिक पूंछ पर ड्रेकोनिक शल्क साफ दिखाई दे रहे थे और पूंछ की शक्ति अद्भुत थी। एक धमाकेदार आवाज के साथ वह प्रकाश के सफेद पिरामिड से टकराई, उसे कुचलकर चकनाचूर कर दिया। जैसे ही ऐसा हुआ, बारिश का पानी तुरंत उन पर गिर पड़ा और तीनों संरचना के झंडों को उखाड़ दिया। निंग ने पहले ही बिना किसी प्रयास के उनके द्वारा स्थापित 5 सुरक्षा स्तरों में से तीसरी परत को तोड़ दिया था। जाओ, उसकी आत्मा को खा जाओ। दूसर वस्त्रधारी वृद्ध ने अपने हाथों में ध्वज लहराया। ये ध्वज बेईशान के ध्वज जैसा नहीं था, जिसे अनगिनत नश्वर आत्माओं को भयानक प्रेतों में परिष्कृत करके बनाया गया था। उसने शक्तिशाली राक्षसी जानवरों की आत्माओं का इस्तेमाल किया था, इसलिए तुलनात्मक रूप से उसने जो पाप संचित किया था वह बहुत कम था। इस ध्वज की शक्ति हालांकि भयानक असंख्य प्रेतों के ध्वज से कमतर थी, फिर भी बेईशान के आधे अधूरे ध्वज से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। ये राक्षस प्रेत ध्वनिहीन चीखें निकालते हुए निंग की ओर बढ़े। वर्षा के पानी और अवरोधक जलज्वाला कमल के फूलों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए तुरंत निंग के शरीर पर आक्रमण कर दिया। निंग मुस्कुराती रही। उसकी चेतना के भीतर लेडी नुवा की एक छवि असीम प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी। जब प्रकाश ने उन राक्षसी प्रेतों को छुआ तो पहले अतुलनीय रूप से क्रूर प्रेतों के चेहरों पर राहत भरी मुस्कान उभर आई।
वे सभी निंग और लेडी नुवा की दिव्य छवि की ओर झुके, कृतज्ञता व्यक्त की और फिर अंतर्ध्यान हो गए, पुनर्जन्म के चक्र में लौट गए। क्या? धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने देखा कि उसके झंडे के रंग धुंधले और फीके पड़ने लगे। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। राक्षस प्रेत सभी मारे गए। डोंग ज़िकी समेत बाकी लोग भूरे वस्त्रधारी बुजुर्ग को उत्सुकता से देख रहे थे, लेकिन ये सुनकर उनके दिल ठंडे पड़ गए। निंग आगे बढ़ा। जलज्वाला कमल घूमता रहा, वर्षा का पानी गिरता रहा। अब तुम मर सकते हो। निंग के सामने अचानक एक तलवार की रोशनी उभरी। जब वह बाहर निकली तो बारिश के पानी में विलीन हो गई और गायब हो गई। फिर एक और तलवार की रोशनी प्रकट हुई। निंग बिना रुके तलवार की रोशनी के एक के बाद एक धमाके छोड़ रहा था। टकराना। निंग की तलवार की रोशनी अब कितनी शक्तिशाली थी। तलवार की एक ही रोशनी 8 रक्त ड्रैगन को भेदकर उन सबको नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। बाकी, जैसे कि धूसर वस्त्रधारी वृद्ध और बाज जैसी नाक वाला आदमी, सभी बेतहाशा चीखने लगे। उन्होंने देखा कि उनकी मौत आ गई है। वे सभी अपनी दाव मुहरे ले गए या अपने जादुई खजाने खोल दिए और पूरी ताकत से लड़ने की तैयारी करने लगे। धमाका, धमाका। उनके चारों ओर घूमता हुआ वर्षा का पानी मानो तांबे की किसी कुचलने वाली दीवार या स्टील की प्राचीर जैसा लग रहा था। जैसे जैसे यह उन पर हमला करता गया, जलज्वाला कमल परतों में फैलते गए। निंग ने अपने पास उपलब्ध हर चीज का इस्तेमाल किया और उसने इन 6 ज़िफू शिष्यों को पूरी तरह से कुचल दिया। धमाका। एक दयनीय, अनिच्छुक चीख के साथ सबसे पहले म्यूज का सिर उड़ गया। निंग ने एक ही बार में छोटे 1000 तलवारों के समूह की तलवार की रोशनी के 9 धमाके छोड़े। उन सभी को वर्षा के पानी में बदलकर आसपास के क्षेत्र की असीम वर्षा में विलीन कर दिया। वह उन्हें एक एक करके आसानी से मारने लगा। पुस्तक 6, अध्याय 15, किसी को न बख्शें। जूनियर प्रशिक्षु भाई म्यूज। म्यूज का सिर उड़ता देख डोंग ज़िकी और बाकी सभी लोग ठंडे पड़ गए। इससे पहले उनके 8 ज़िफू शिष्यों के समूह में से 2 को जी निंग ने एक ही दल में होने के बावजूद मार डाला था और अब उनका 6 लोगों का दल। निंग ने उनकी बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर दिया था और अब उनके लिए उन्हें मारना वाकई बहुत आसान था। मारना। उसके खिलाफ पूरी ताकत से आगे बढ़ो। बाज जैसी नाक वाला आदमी, दूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग, काले वस्त्रधारी साधिका, सब पागल हो गए थे। ऐसा नहीं था कि वे भागना नहीं चाहते थे। जी कुल के विशाल समूह में फंसकर वे कहाँ भाग सकते थे। यहाँ रहकर ही उन्हें जीने का मौका मिल सकता था। अगर तुम संघर्ष करोगे तो थककर मर जाओगे। निंग आगे बढ़ा और पहले की जंगली बेतहाशा कुंडलित मोटी बैलें तेजी से शून्य में बदलती हुई प्रतीत हुईं। स्विश, 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 स्विश। बारिश रेशम की लकीरों की तरह बरस रही थी। बारिश के भीतर तलवारों की रोशनी की लड़ियां थीं जो अतुलनीय रूप से तेज बारिश में बदल गई थीं। यद्यपि उसका शरीर उस सुनहरी रोशनी से सुरक्षित था। काले वस्त्र पहने महिला की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, जैसे एक तलवार की रोशनी सीधे उसकी गर्दन को चीरती हुई उसके सुंदर सिर को उड़ा ले गई। फिर एक और मर गया। जाओ मर जाओ। दूसर वस्त्रधारी वृद्ध के हाथों में दाव सील अचानक एक विशाल उग्र फीनिक्स में बदल गई, जिसने एक बार फिर अपने पंख फैलाए और निंग की ओर उड़ी। लेकिन निंग के चारों ओर वर्षा के पानी से बने पानी के एक पर्दे ने उग्र फीनिक्स की प्रगति को रोक दिया। धमाका। एक जोरदार विस्फोट ने पानी के पर्दे को उड़ा दिया और निंग का जलज्वाला कमल भी कांप उठा। हालांकि निंग स्वयं आगे बढ़ता रहा। मर जाओ। निंग ने भूरे वस्त्र पहने उस बुजुर्ग को घूरा, जिसका चेहरा बदल गया था। उसने अपने हाथों में पकड़ा बैनर पीछे की ओर घुमाया, क्योंकि बारिश की एक और बूंद उसकी ओर आ रही थी। स्लैश। बारिश की एक अलग धार धूसर वस्त्र पहने उस बुजुर्ग के माथे से टकराकर सीधे उसके सिर में घुस गई। उसकी आंखों में भय, सदमा और क्रोध के भाव थे और फिर वह गिर पड़ा। मैंने एक साथ तुम पर तलवार की 2 लड़ियों से हमला किया था। क्या तुम्हें लगा था कि तुम नहीं मरोगे? ये सोचकर निंग ने तलवार की 2 लड़ियों को नियंत्रित करके दूसरों पर वार किया। कनिष्ठ प्रशिक्षु बहन लू, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई अन, कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई म्यूज, जूनियर प्रशिक्षु बहन लू। बाकी 3 बाज जैसी नाक वाला शिष्य, डोंग ज़िकी और दुबला पतला आदमी, सबके चेहरे पीले पड़ गए थे। उन 6 ने एक ही झटके में अपने 3 साथियों को खो दिया था। तलवार की रोशनी से बनी उन वर्षा रेखाओं की शक्ति विशेष रूप से उस दल और तलवार क्षेत्र के सहयोग से बहुत ज्यादा थी। ये वांशियांक सिद्ध स्तर के हमले थे। उनके लिए इन हमलों का अकेले सामना करना असंभव था। जी निंग, तुम जरूर मरोगी। डोंग ज़िकी पागल हो गया था। उसने जी निंग को घूरा। तुमने स्नोड्रैगन पर्वत के शिष्यों को मार डाला। स्नोड्रैगन पर्वत यहीं सब खत्म नहीं होने देगा। तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। स्नोड्रैगन पर्वत पर और भी कई शिष्य हैं। हम तुम्हारे जी वंश का सफाया जरूर कर देंगे। वे तीनों पागल हो गए थे। स्लैश स्लैश। बाज जैसी नाक वाले आदमी और डोंग ज़िकी पर तलवार की रोशनी से बनी बारिश की 3 धारियां एक साथ गिरीं। अगर उन पर तलवार की रोशनी की एक ही चमक पड़ती तो वे प्रतिरोध कर पाते, लेकिन तलवार की रोशनी से बनी बारिश की 3 धारियां उनके चारों ओर घूम गईं। वे कैसे प्रतिरोध कर पाते? उनके माथे छिद गए और उनकी आंखें भय, क्रोध और अविश्वास से भर गईं। मैं डोंग ज़िकी, स्वेलो माउंटेन का नंबर 1 विशेषज्ञ हूँ। मैं असल में जी निंग के हाथों मर गया। मैं ये स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। मैं ये स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। घृणित, घिनौना। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ नहीं आता। दोनों ही अपने अपने युग के वीर पुरुष रहे हैं। दरअसल अगर नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन का समर्थन न होता, क्योंकि निंग के पास केवल शुरुआती ज़िफू स्तर की ऊर्जा थी, तो दोनों में से कोई भी निंग से काफी लंबे समय तक युद्ध कर सकता था। लेकिन महान संरचना के समर्थन के साथ वे एक ही आदान प्रदान में मर गए।
स्नेक, बचे हुए व्यक्ति, दुबले पतले आदमी की गर्दन भी कट गई थी, लेकिन फिर उसकी गर्दन से मांस उगाया और वह तुरंत ठीक हो गई। एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर, निंग ने एक भान उठाई। जी निंग, क्या तुम मेरी जान बख्श सकती हो? दुबला पतला आदमी एक कदम पीछे हटा और निंग की तरफ देखा। हालांकि वह एक मध्यम अवस्था का फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर था, फिर भी उसे अब कोई आत्मविश्वास नहीं रहा। उनके बीच शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा था। फॉर्मेशन और रेनवाटर स्वॉर्ड डोमेन के सहयोग से निंग में वांशियांक सिद्ध की शक्ति थी, वह उसे कुचल सकता था। निंग धीरे से हंसा। अब बात इतनी आगे बढ़ गई है, अब तुम ही बताओ, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? टकराना। निंग की पीठ पर काले पंख कांपने लगे और वह अचानक दुबले पतले आदमी की ओर झपटा। जी निंग, दुबला पतला आदमी गुस्से से चिल्लाया और अपने हाथों में एक लंबी काली छड़ी पकड़ ली। जी निंग, हमारा स्नोड्रैगन पर्वत तुम्हारे जीवंश का सफाया कर देगा और तुम्हें मार डालेगा। स्लैश स्लैश। तलवार की रोशनी की 3 चमकें उसके शरीर पर पड़ीं। हालांकि उस दुबले पतले आदमी का शरीर मजबूत था, फिर भी वह छोटे 1000 तलवारों के समूह की तलवारों की चमक से चौगुन हो गया। निंग, जो उसकी ओर दौड़ा, जलज्वाला कमल उसके चारों ओर घूम गया, उस दुबले पतले आदमी को कुचलते हुए, जिससे उसकी लाश तुरंत कीमा बन गई। हालांकि कीमा ठोस रूप लेने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन वे जलज्वाला कमल का प्रतिरोध केवल कुछ सांसों तक ही कर पाए, फिर पूरी तरह से विलीन हो गए। आसपास का क्षेत्र अब पूरी तरह शांत था। बारिश अभी भी रिमझिम हो रही थी और जलज्वाला कमल धीरे धीरे आगे पीछे घूम रहा था। कमल के बीच में खड़ा निंग अपनी निगाहों से आसपास के इलाके को देख रहा था। डोंग जिकी और बाकी लोग जमीन पर गिरे पड़े थे, उनमें से किसी की भी सांस नहीं चल रही थी, सब मर चुके थे। मृत, निंग ने धीरे से कहा। जिफू शिष्यों का ये समूह पूरी तरह से नष्ट हो गया है, केवल जिफू शिष्यों का दूसरा समूह ही बचा है। स्नोड्रैगन पर्वत से जिफू शिष्यों के 2 बैच गठन में प्रवेश कर चुके थे। 12 जिफू शिष्यों का पहला समूह पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। बात यह नहीं थी कि वे कमजोर थे, बात यह थी कि निंग बहुत शक्तिशाली था। हालांकि जी कबीले के लिए भले ही उन्हें नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन की मदद मिली थी, फिर भी इन 12 को मारना उनके लिए काफी मुश्किल था। इससे पहले जब जी ट्रूकीप और पुराने सेवक आह जिंग ने अपने हमलों का परीक्षण किया था, तो उन्होंने पाया कि पहले घात में उन 4 लोगों को मारने के अलावा डोंग जिकी के 8 लोगों के समूह के अपनी संरचना स्थापित करने के बाद उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिल पा रही थी। जहाँ तक जी निंग की बात है, वह तात्विक ऊर्जा में अपनी कमजोरी की भरपाई के लिए नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकता था। उसके पास लेसर 1000 स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन और रेनवाटर स्वॉर्ड डोमेन भी था, जिससे उसकी शक्ति वांशियांक निपुण स्तर तक पहुंच गई थी, और यही वह चीज थी जिसने उसे उन सभी को कुचलने और उनका वध करने में सक्षम बनाया था। पहाड़ पर आधे रास्ते पर नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन के नियंत्रक जी 9 फायर के चेहरे पर हैरानी और विस्मय के भाव थे। वह इतना उत्तेजित था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कुलपति, पास खड़े जी यिचुआन ने 9 फायर की ओर देखा। विजय, जी निंग जीत गई। 9 फायर अतुलनीय रूप से उत्तेजित था। डोंग जिकी का समूह जी निंग द्वारा पूरी तरह से मार दिया गया है। स्नोड्रैगन पर्वत के 12 जिफू शिष्यों का पहला समूह पूरी तरह से नष्ट हो गया है, कोई भी नहीं बचा है। ये सुनकर यिचुआन का दिल भी कांप उठा। पहला समूह पूरी तरह से मर गया, ठीक है। 9 फायर ने बार बार सिर हिलाया। वे उत्साहित भी थे और अविश्वास की स्थिति में भी। वे तो बस जी कबीला थे, आखिरकार स्वेलो माउंटेन क्षेत्र का एक कबीला। उनका सामना स्नोड्रैगन माउंटेन नामक एक विशाल संगठन से था, जिफू शिष्यों का दुश्मन समूह जो यहाँ तेजी से आया था, किसी भी साधारण कबीले को बुरी तरह डरा देता। यहाँ तक कि 9 फायर भी ग्रैंड जिया राजवंश के दिव्य दूत के आने तक बस इंतजार करना चाहता था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे वास्तव में एक पंक्ति में 12 जिफू शिष्यों को मारने में सक्षम होंगे, और जी कबीले का एक भी सदस्य नहीं मरेगा। अब सिर्फ एक ही बचा है, 9 फायर ने कहा। जेड चाइल्ड और नोंग जिदाओ के जिफू शिष्यों का समूह। एक बार हम उन्हें मार दें तो हमारी जीत पक्की है, यिचुआन ने जल्दी से कहा। खासकर नोंग जिदाओ, अगर हम नोंग जिदाओ को मार देते हैं तो मुझे यकीन नहीं होता कि स्नोड्रैगन माउंटेन इतने कम समय में कोई दूसरा विशेषज्ञ खोज पाएगा। दूसरे समूह में जेड चाइल्ड, नोंग जिदाओ और अन्य लोग हैं। जब तक नोंग जिदाओ मर नहीं जाता, हमारा जी कबीला निश्चित रूप से जीत जाएगा। 9 फायर ने भी सिर हिलाया। स्नोड्रैगन पर्वत पर अन्य जिफू शिष्य भी हो सकते हैं जो शीघ्रता से वहां पहुंचेंगे, लेकिन संरचनाओं में विशेषज्ञ दुर्लभ थे। नोंग जिदाओ केवल जेड चाइल्ड को सम्मान देने आया था। स्वेलो माउंटेन के पास के क्षेत्र में नोंग जिदाओ के अलावा स्नोड्रैगन माउंटेन में कोई और विशेषज्ञ नहीं था जो संरचनाओं में विशेष रूप से कुशल हो। नेदरवाइम हेवनलॉक संरचना के भीतर एक अथाह आभा फैली हुई थी। नोंग जिदाओ नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन का विश्लेषण करते हुए भौहें चढ़ा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन की स्थिति की गणना में पूरी तरह से डूबा हुआ था। अन्य जिफू शिष्य उच्च सतर्कता के साथ चारों ओर देख रहे थे। जेड चाइल्ड नोंग जिदाओ के साथ खड़ा था। उसके अंदर एक ऐसे जनरल का आभामंडल था जो आने वाली हर चीज को रोक सकता था। अचानक, जी निंग, ये जी निंग है। जूनियर प्रशिक्षु भाई म्यूज, उसे रोको। दूर से लगातार चिल्लाने की आवाजें गूंजी। उसके खिलाफ पूरी ताकत से आगे बढ़ो। जूनियर प्रशिक्षु बहन लू, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई आन, कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई म्यूज। दूर से भयंकर दुखी चीखें गूंजी। जी निंग,
तुम निश्चित रूप से मर जाओगी। जी निंग, हमारा स्नोड्रैगन पर्वत निश्चित रूप से आपके जीवंश का सफाया कर देगा और आपको मार डालेगा। एक उन्मत्त वीरान श्राप गूंज उठा और फिर पूर्ण मौन। अब वहाँ कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। नोंग जिदाओ ने अपनी आंखें खोल दी थीं और जेड चाइल्ड की निगाहों में एक गंभीर भाव था। आसपास खड़े जिफू के सभी शिष्यों के चेहरे बेहद बदसूरत थे। जूनियर प्रशिक्षु भाई डोंग, जेड चाइल्ड ने ऊंची आवाज में पुकारा जो पूरे दल में गूंज उठी। कोई आवाज जवाब नहीं दिया, एक भी आवाज नहीं। मरे हुए, नोंग जिदाओ ने भारी आवाज में कहा। सब मर गए। हम। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिदाओ, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड। लाल बालों वाला साधक हकलाया। बाकी सभी साधक जेड चाइल्ड और नोंग जिदाओ की ओर देखने लगे। इससे पहले उस समूह में 12 जिफू शिष्य थे, लेकिन वे सभी मारे जा चुके थे। वे चिंतित कैसे न होते, वे बेचैन कैसे न होते। जेड चाइल्ड गुर्राया, मेरे आदेशों का पालन करो। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिदाओ, संरचना का विश्लेषण जारी रखो। परी क्रेन, लैंडविम, कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिदाओ की रक्षा करते रहो। मैं और बाकी 6 संरचना स्थापित करेंगे और कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिदाओ की रक्षा करेंगे। हाँ, तुरंत ही संरचना प्रकाशित हो गई। तुम्हें बस अपनी हिफाजत की चिंता करनी है। जेड चाइल्ड की आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं, जैसे ही उसने आसपास के इलाके पर नजर घुमाई। अगर वो जी निंग सचमुच आ जाए तो मैं उसे संभाल लूंगा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड, हम सब कुछ तुम्हें सौंप देंगे, नोंग जिदाओ ने कहा। उसी समय उसने 10 मीटर के दायरे में 8 ध्वज संरचनाएं स्थापित कर दी। एक काला प्रकाश स्तंभ तुरंत उभर आया, जिसने उसके चारों ओर सुरक्षा की परतें बिछा दी। उस काले प्रकाश स्तंभ के भीतर केवल नोंग जिदाओ, लैंडविम और परी सारस ही थे। चिंता मत करो। जेड चाइल्ड की आंखें शांत थीं, लेकिन उसकी भयावह आभा स्वर्ग तक फैल गई। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बहुत पहले ही जिफू स्तर का शीर्ष फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर बन चुका था और जिसने दिव्य क्षमता में प्रशिक्षण लिया था और इस प्रकार वांजियांग निपुण स्तर पर लड़ने में सक्षम था, वह जी निंग से कैसे डर सकता था। सुनहरा कौवा आसमान में ऊंचा लटका हुआ था। गवर्नर के भवन के भीतर एक विशाल शहर के अंदर डोंग वंश के 2 बुजुर्गों में से एक, डोंग फान्यू, वहां बैठा था। उसके बगल में एक युवक बैठा था, जिसने हंसते हुए कहा, वरिष्ठ डोंग, कृपया थोड़ी देर रुकिए। कुलपति थोड़ी देर में आएंगे। कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। डोंग फान्यू भी हंसा। स्नोड्रैगन पर्वत की स्वेलो पर्वत शाखा के 4 सदस्य लोगों को आमंत्रित करने गए थे। डोंग वंश के 2 बुजुर्ग, म्यूज और जू नियांगसियोंग। इन चारों में से म्यूज जेड चाइल्ड और नोंग जिदाओ को आमंत्रित करने गए थे, जो उन्हें पर्याप्त लगा, इसलिए वे पहले ही लौट आए थे। उनकी मूल योजना के अनुसार उनमें से प्रत्येक को लगभग 10 जिफू शिष्यों को आमंत्रित करना था। डोंग वंश के 2 बुजुर्गों और जू नियांगसियोंग ने बहुत से लोगों को आमंत्रित किया था, लेकिन जिन जिफू शिष्यों को वे आमंत्रित करना चाहते थे उनमें से कुछ पहले ही स्नोड्रैगन पर्वत पर जा चुके थे, इसलिए वे बाहर जाकर और लोगों को आमंत्रित करते रहे। जब उनमें से प्रत्येक 10-10 लोगों को सफलतापूर्वक आमंत्रित कर लेता, तभी यह पर्याप्त होता। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि स्वेलो पर्वत पर क्या हो रहा है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई फान्यू, एक गहरी आवाज गूंजी। चांदी के वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। पिछली बार जब मैंने आपको देखा था, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, तब आप स्वेलो माउंटेन पर थे। पलक झपकते ही 100 साल से ज्यादा बीत गए। इससे पहले, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, आपने मेरे अधीनस्थों से कहा था कि आप मुझसे एक जरूरी बात पर चर्चा करना चाहते हैं। वह क्या है? एक अद्भुत मामला। डोंग फान्यू के चेहरे पर मुस्कान थी। पुस्तक 6, अध्याय 16, वांजियांग निपुण। क्या अद्भुत मामला है? चांदी के वस्त्र पहने आदमी के चेहरे पर उलझन भरी नजर थी। डोंग फान्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये बात आपसे नहीं छिपाऊंगा, कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई वो। इस बार हम आपको कुछ बड़े पुण्य करने का अवसर देने आए हैं। मेरे स्वेलो पर्वत क्षेत्र में हमें अभी एक विशाल तात्विक अयस्क खदान मिली है। इस तात्विक अयस्क खदान की परिधि लगभग 4000 किलोमीटर है। डोंग फान्यू ने काफी देर तक उस तात्विक अयस्क खदान की प्रशंसा की। तत्व अयस्क खदान, एक स्पष्ट ठंडी आवाज गूंजी और एक लंबा सुंदर काला लबादा पहने एक युवक हॉल के एक तरफ के दरवाजे से बाहर निकला। इस युवक की लंबी संकरी आंखें और ऊंची नाक थी। वह किसी सांप जैसा लग रहा था और उसकी नजर ही डोंग फान्यू को कांपने पर मजबूर कर रही थी। डोंग फान्यू जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ, फिर धीमी आवाज में पूछा, जूनियर प्रशिक्षु भाई वो ये है? चांदी के बालों वाला वह आदमी सुबह सुबह ही उठ खड़ा हुआ था और उस युवक की ओर अतुलनीय सम्मान से झुक रहा था। गुरुजी, मास्टर। डोंग फान्यू बहुत हैरान हुआ। यह मेरे गुरु निपुण जू हैं, चांदी के वस्त्र पहने व्यक्ति ने कहा। डोंग फान्यू ने अपने कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई वू को इस व्यक्ति को गुरु कहते सुना तो तुरंत पहचान गया कि यह युवक कौन है। अमर साधकों को उनके बाहरी रूप से नहीं आंका जा सकता। कोई व्यक्ति जितना अधिक शक्तिशाली होता था, उतना ही अधिक वह युवा दिखता था। अगर आपको कोई ऐसा युवा अमर साधक मिल जाए जो बच्चे जैसा दिखता हो, तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। डोंग फान्यू स्नोड्रैगन माउंटेन का शिष्य था। वह जानता था कि उसका कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई वू मुख्य संप्रदाय के एक प्रमुख शिष्य जूली का छात्र था। वे दोनों मुख्य संप्रदाय के छात्र थे, लेकिन उनकी स्थिति में बहुत अंतर था। स्नोड्रैगन माउंटेन छात्रों को उनकी जन्मजात प्रतिभा और क्षमता के आधार पर विभाजित करता था। कुछ लोग ऐसे भी होते थे जिनमें वांशियांक सिद्ध बनने की क्षमता होती थी या फिर आदिम ताओवादी बनने का मौका भी मिलता था। स्वाभाविक रूप से उन पर भारी निवेश किया जाता था। शूली एक प्रमुख शिष्य थे और वास्तव में 60 साल से भी पहले वांशियांक स्तर तक पहुंच चुके थे।
डोंग फान्यू निपुण जू को अपना सम्मान अर्पित करता है। डोंग फान्यू ने तुरंत झुककर सलामी दी। आप एक मौलिक खदान की बात कर रहे थे? निपुण जू ने शांति से कहा। आपकी स्वेलो माउंटेन शाखा ने वास्तव में एक मौलिक खदान की खोज की थी। तो आप मेरे शिष्य को आमंत्रित करने क्यों आए हैं? डोंग फान्यू ने जल्दी से कहा। मैं आपसे कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं कर सकता, निपुण। उन्होंने विस्तार से बताया कि क्या हुआ था। निपुण जू ने हल्के से सिर हिलाया, उसके होंठों के कोने पर एक मुस्कान थी। तो बात कुछ ऐसी ही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अपनी इस फुर्सत की यात्रा में मुझे ऐसा अद्भुत अनुभव मिलेगा। वू क्वी, अपने गुरु के साथ स्वेलो पर्वत की यात्रा पर चलो और मौलिक खदान पर कब्जा करो। डोंग फान्यू ने प्रसन्न और आश्चर्यचकित होकर कहा। दक्ष, यदि आप चले जाएं, तो यह मामला सुलझ जाएगा। हालांकि वह बाहर से खुश था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे कोस रहा था। तात्विक अयस्क खदान की खोज एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन अगर स्वेलो माउंटेन शाखा वास्तव में इसे अपने नियंत्रण में ले पाती तो यह और भी बड़ी उपलब्धि होती। लेकिन अब एक वांशियांक सिद्ध के हस्तक्षेप के लिए। वांशियांक सिद्ध स्नोड्रैगन माउंटेन के अत्यंत महत्वपूर्ण सदस्य थे। आखिरकार सर्वोच्च पदस्थ आदिम ताओवादी शायद ही कभी सांसारिक मामलों में शामिल होते थे। इस प्रकार निपुण जू द्वारा हस्तक्षेप करने और मौलिक अयस्क खदान पर कब्जा करने का मतलब था कि जब मुख्य स्नोड्रैगन पर्वत संप्रदाय उपलब्धियों को विभाजित करेगा तो निपुण जू को प्राप्त होने वाला प्रतिशत बहुत अधिक होगा। एक वांशियांक निपुण के हस्तक्षेप करने का मतलब था कि हर एक जिफू शिष्य अपने संभावित पुरस्कारों का बहुमत खो देगा। एक छोटा सा जी वंश एक वांशियांक सिद्ध को हस्तक्षेप करने की जरूरत कैसे डाल सकता है? डोंग फान्यू के दिल में दुख था, लेकिन ऊपर से वह अतुलनीय रूप से उत्साहित दिख रहा था। उसने शिकायत का एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। निपुण जू ने डोंग नाम के इस बुजुर्ग को तिरछी नजर से देखा। उसे उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। आओ स्वेलो माउंटेन चलें। वूश! अचानक उसके पैरों के नीचे एक नाव प्रकट हुई। निपुण जू, वू क्वी और डोंग फान्यू सभी उस पर सवार हो गए। फिर वू क्वी ने अपने ही कुल के जिफू शिष्यों को संदेश भेजा। मैं स्वेलो पर्वत की यात्रा पर जा रहा हूँ, कुछ दिनों में लौट आऊंगा। स्वूश! एक सफेद पाल नाव के ऊपर फड़फड़ाया और फिर वह प्रकाश की एक किरण में बदल गया, जो आश्चर्यजनक गति से आकाश को भेदती हुई चली गई। इतनी जल्दी? डोंग फान्यू सदमे में था। ये पहली बार था जब वह किसी वांशियांक सिद्ध द्वारा नियंत्रित उड़ते हुए जादुई खजाने पर सवार हुआ था। हमें स्वेलो माउंटेन तक पहुंचने में केवल 2 घंटे लगेंगे, निपुण जू ने शांति से कहा। स्विश! नाव क्षितिज पर बस एक छोटी सी रोशनी छोड़ गई, फिर पूरी तरह से गायब हो गई। डोंग फान्यू की बात करें तो उसने किसी और जिफू शिष्य को आमंत्रित नहीं किया। आखिरकार जब एक वांशियांक सिद्ध भाग ले रहा था तो किसी जिफू शिष्य को बुलाने की क्या जरूरत थी? एक प्राचीन शहर के भीतर, एक हॉल के भीतर जो काफी दूर था, वहां 5 जेड पट्टियां नीली रोशनी से चमक रही थीं। सभी जेड पट्टियां हथेली के आकार की थीं और बहुत पतली, देखने में काफी खूबसूरत लग रही थीं। हॉल में 2 नौकर बैठे थे, वे ऊबकर आपस में बातें कर रहे थे। धमाका धमाका! जेड की 2 पट्टियां अचानक एक के बाद एक टूट गईं। दोनों नौकर चौंक गए। वह क्या था? क्या वह चूहा था? कितना अजीब है! वे आश्चर्य से चारों ओर देखने लगे। तभी उनमें से एक ने देखा कि उनके सामने रखी 2 जेड पट्टियां पूरी तरह से टूट गई थीं। वह इतना डर गया कि उसका चेहरा बदल गया। जिंदगी जिंदगी! दूसरा नौकर उसके चेहरे का भाव देखकर बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। तुम इतने डरे हुए क्यों हो? ये गवर्नर की जागीर है, यहाँ कोई खतरा कैसे हो सकता है? जिंदगी जिंदगी! वह भी टूटी हुई जेड पट्टियों को देखकर दहशत से देखने लगा। जीवन की गोलियां, जीवन की पट्टियां टूट गई हैं। दोनों नौकर एक दूसरे को घूर रहे थे। उनकी आंखें सदमे और आतंक से भरी हुई थीं। जल्दी जल्दी इसकी रिपोर्ट करो। वे दोनों बेतहाशा आगे बढ़े। यह एक बड़ी घटना थी। बस कुछ ही क्षण बाद फुफ! आकाश में एक प्रकाश की किरण चमकी और उस किरण के ऊपर त्रिकोणीय पुतलियों वाला एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें भी क्रूरता से भरी थीं। 2 जिफू शिष्य मर गए। स्वेलो माउंटेन में आखिर क्या हो रहा है? जीवन की गोलियां टूट गईं। जीवन गोलियां! जिस क्षण जी निंग ने उन 8 जिफू शिष्यों को मार डाला, स्वेलो पर्वत क्षेत्र के आसपास के कमांडरी शहरों में एक के बाद एक कबीलों को पता चला कि उनके जिफू शिष्यों की जीवन पट्टिकाएं टूट गई थीं। अगर जीवन पट्टिका टूट गई थी तो इसका मतलब था कि जिफू शिष्य निश्चित रूप से मर चुका था। स्वाभाविक रूप से ये कबीले स्तब्ध और क्रोधित थे। कुछ अन्य जिफू शिष्यों ने तो स्वेलो पर्वत की ओर तीव्र गति से उड़ना भी शुरू कर दिया। स्वेलो पर्वत के भीतर ऑक्सहॉर्न पर्वत 10,000 तलवारों के शहर से 800 किलोमीटर बाहर स्थित। पूरा इलाका काले कोहरे से ढका हुआ था। जी निंग वहां खड़ा था और उसके चारों ओर जिफू शिष्य की लाशों का एक समूह था, जिसमें डोंग जिकी की लाश भी शामिल थी। हर्म! निंग ने भौहें चढ़ाईं। उसे अपने हाथों में मौजूद डार्क नॉर्थ तलवारों में लगातार एक क्रूर भयंकर आभा का एहसास हो रहा था। पहले उसने मारने के लिए लेसर 1000 स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन पर भरोसा किया था, लेकिन सुरक्षा के लिए निंग ने डार्क नॉर्थ तलवारें भी अपने हाथों में रखी थीं। हालांकि लाशों से निकलने वाली वह भयंकर आभा असल में डार्क नॉर्थ तलवारों में समा गई थी। डार्क नॉर्थ तलवारें ऐसे हथियार हैं जिन पर फिनकोड रक्त निर्माण अनुष्ठान हुए हैं। ये घातक आभा, जानलेवा आभा और नेक्रोमेंटिक आभा को अवशोषित कर सकती हैं, लेकिन आपको खुद किसी को मारना होगा। निंग ये बात समझ गया। असीम धरती कई जगहों पर घातक आभा से भरी हुई थी। उदाहरण के लिए, जब बेई ज़ेशान ने अनगिनत लोगों को यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दिया था, तो वह जगह भारी मात्रा में घातक आभा और जानलेवा आभा से भर गई थी।
लेकिन चूंकि उन अनगिनत लोगों को निंग ने नहीं मारा था, इसलिए निंग उन घातक आभा को अवशोषित नहीं कर पाया था। लेकिन निंग ने व्यक्तिगत रूप से इन सभी 8 जिफू शिष्यों को मार डाला था। डार्कनॉर्थ तलवारें उनसे सक्रिय रूप से खींचने में सक्षम थीं। कितना अजीब है, ऐसा क्यों है कि वे केवल उन्हीं लोगों द्वारा उत्पन्न घातक आभाओं को अवशोषित कर सकते हैं जिन्हें मैंने स्वयं मारा था, और अन्य घातक आभाओं को नहीं। निंग ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। उसने रक्त निर्माण के राक्षसी अनुष्ठानों और उस प्राचीन शक्तिशाली आभा के बारे में सोचा जो दाव से भी कहीं अधिक उदात्त थी। ये समझ में आता है, अगर यह किसी भी प्रकार की घातक आभा को अवशोषित करके बढ़ सकती है तो रक्त निर्माण हथियारों की शक्ति में वृद्धि करना बहुत आसान होगा। मेरे शरीर में। निंग ने अपना सिर नीचे कर लिया। क्रूर आभा की लहरें लगातार उसके शरीर में प्रवेश कर रही थीं, या अधिक सटीक रूप से कहें तो उसके शरीर के भीतर निंग का जिफू उसे अपनी ओर खींच रहा था। जिफू के भीतर वह क्षेत्र जो झील के आकार में बैंगनी ऊर्जा से भरा हुआ था। वह झील तात्विक ऊर्जा से बनी थी और उस तात्विक ऊर्जा की झील के ऊपर कई जादुई खजाने थे, जैसे एक उड़ने वाली नाव, उड़ने वाली तलवारें और अन्य वस्तुएं जिनका अस्थायी रूप से उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। उनमें से एक डार्कनॉर्थ तलवार थी जो वहां मंडरा रही थी। चूंकि उसके हाथों में डार्कनॉर्थ की 2 तलवारें थीं, उनमें से एक अभी भी उसके शरीर में संग्रहित थी। जिफू की स्थापना से पहले किसी व्यक्ति के लिए शरीर के भीतर जादुई खजाने जमा करना संभव नहीं था, लेकिन ऐसा करने पर रैंक वाले जादुई खजाने और रक्त निर्मित हथियार उसके शरीर में जमा हो सकते थे। जहां तक उन गैर रैंक वाले जादुई खजानों की बात है, उन्हें अंदर खींचना संभव नहीं था। क्रैकल 3 डार्कनॉर्थ तलवारें, 2 बाहर थीं, एक उसके जिफू के अंदर थी। उन्होंने घातक आभाओं को साझा किया और उन्हें बेतहाशा निगल लिया। ऐसा करते हुए डार्कनॉर्थ तलवारों की सतह पर एक समान अक्षर प्रकट हुआ जो फिंगॉड भाषा से लिया गया था, मारना। डार्कनॉर्थ तलवारें स्वयं विकसित हो रही थीं। रक्त निर्माण के अनुष्ठानों से गुजरने के बाद ये घातक आभाओं का सबसे सघन संग्रह था जिसे डार्कनॉर्थ तलवारों ने कभी निगला था। आखिरकार एक जिफू शिष्य की हत्या से उत्पन्न भयावह आभा 10,000 साधारण मनुष्यों की हत्या से उत्पन्न आभा से कहीं अधिक सघन थी। सब हो गया। कुछ ही क्षणों बाद तीनों डार्कनॉर्थ तलवारें निंग के सामने मंडराने लगीं। डार्कनॉर्थ तलवारों की चमक और भी गहरी लग रही थी। उसने अपनी दिव्य इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके उन 3 डार्कनॉर्थ तलवारों को हवा में चीरने के लिए नियंत्रित किया। स्विश स्विश स्विश। निंग ने अपनी हथेली भी फैला दी ताकि डार्कनॉर्थ की तलवारें उस पर वार कर सकें। 3 घाव दिखाई दिए जो तेजी से भर गए। वे वाकई बहुत तेज हो गए हैं। निंग के चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता के भाव थे। लगता है इन शक्तिशाली रक्त निर्मित हथियारों को विकसित करने के लिए सचमुच बहुत ज्यादा कत्लेआम की जरूरत है। निंग स्वभाव से ही बेवजह हत्याओं से नफरत करता था, लेकिन अगर कोई उसका अपमान करे और उसके जीवंश को बचने का कोई मौका न दे तो निंग जरा भी दया नहीं दिखाता था। कुलपितामह, निंग ने कहा, मुझे जिफू शिष्यों के दूसरे समूह पर कैसे हमला करना चाहिए? जी निंग, पैट्रियार्क नाइनफायर ने जवाब भेजा। दूसरे समूह में कुल 7 जिफू शिष्य और 2 जिफू आत्मा जानवर हैं। उनमें से सबसे शक्तिशाली नोंग जिदाओ और जेड चाइल्ड हैं। नोंग जिदाओ एक संरचना विशेषज्ञ है, वह खुले युद्ध में डरावना नहीं है। अन्य जिफू शिष्य मिलकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी समस्या वह जेड चाइल्ड होगी। जेड चाइल्ड? निंग ने हल्के से सिर हिलाया। जेड चाइल्ड एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर होना चाहिए। मैं हमेशा उस पर नजर रखता हूँ। उनकी बातचीत से मैं बता सकता हूँ कि उन्हें जेड चाइल्ड पर पूरा भरोसा है। वे जानते हैं कि 12 जिफू शिष्यों की मृत्यु हो चुकी है, फिर भी उन्हें जेड चाइल्ड पर पूरा भरोसा है। मैंने उन जिफू शिष्यों को दिव्य क्षमता वाक्यांश का उल्लेख करते भी सुना। अगर मेरा अनुमान सही है तो जेड चाइल्ड एक शीर्ष जिफू शिष्य होना चाहिए जिसने एक दिव्य क्षमता सीखी हो। नाइनफायर ने भेजा। एक शीर्ष जिफू की रिफाइनर जिसके पास एक दिव्य क्षमता है, उसकी शक्ति निश्चित रूप से वानजियांग निपुण स्तर की होगी। आपको सावधान रहना होगा। निंग ने सिर हिलाया। वानक्सियांग निपुण स्तर एक मौलिक ऊर्जा पर भरोसा करके जो कि शीर्ष जिफू स्तर वर्षा जल तलवार डोमेन और कम हजार तलवार संरचना से अधिक शक्तिशाली थी। निंग के बारे में भी कहा जा सकता है कि उसके पास वानक्सियांग निपुण की लड़ाकू क्षमता है। दुश्मन एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर था और उसके पास दिव्य क्षमता थी। अगर तुम जेड चाइल्ड को नहीं मार सकते तो नोंग जिदाओ को मारने की पूरी कोशिश करो। नाइनफायर ने भेजा। नोंग जिदाओ उनके एकमात्र फॉर्मेशन विशेषज्ञ हैं। जब तक नोंग जिदाओ मरते रहेंगे तब तक वे हमारे नेदवम हेवनलॉक फॉर्मेशन को हरा नहीं पाएंगे। हम तब तक टिके रह पाएंगे जब तक ग्रैंड जिया राजवंश का दिव्य दूत नहीं आ जाता। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। वाह। निंग ने अपना हाथ हिलाया और ढेर सारे भंडारण प्रकार के जादुई खजाने, उड़ती तलवारें, पंख, पताकाएं और अन्य जादुई खजाने प्रकट हुए। ये सभी जादुई खजाने इन 8 जिफू शिष्यों द्वारा छोड़े गए थे। मैं सबसे पहले इन लोगों के पास मौजूद सभी रैंक वाली उड़ती तलवारें वापस लाऊंगा। उन सभी को बांधने के बाद शायद मेरी कमजोर 1000 तलवारों वाली संरचना और भी शक्तिशाली हो जाएगी, और फिर पूरी ताकत से मैं उस जेड चाइल्ड से युद्ध करने जाऊंगा। निंग की आंखों में हत्या का भाव था। पुस्तक 6, अध्याय 17। जी निंग जेड चाइल्ड से लड़ती है। भाग 1। एक नाव आकाश के अनंत क्षितिज में तैर रही थी। निपुण शू ली, डोंग फान्यू और वू क्वी नाव में बैठे थे। डोंग फान्यू ने अचानक आश्चर्य से दूर की ओर इशारा किया। ये कनिष्ठ प्रशिक्षु भाईलू है। दूर से प्रकाश की एक किरण तेज गति से आगे बढ़ रही थी, लेकिन स्पष्ट रूप से वह उनसे कहीं धीमी थी। लगता है वह भी स्वेलो माउंटेन की ओर जा रहा है।
वूक्वी को आश्चर्य हुआ। प्रशिक्षु भतीजा लू निपुण शूली के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान उभरी। तुरंत ही वह उड़ती हुई नाव प्रकाश की किरण के करीब आ गई। कुछ सांसों के बाद वह उसके बगल में आ गई। प्रकाश की किरण के ऊपर एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी खड़ा था। अधेड़ उम्र के उस आदमी की आंखों में एक बेचैनी सी झलक रही थी। नाव को रास्ता रोकते देख वह धीरे चलने को मजबूर हो गया, लेकिन नाव के ऊपर खड़े अडेप्ट शू ली को देखकर उसने तुरंत सम्मान से सिर झुकाया। लू हुआंग, अंकल मास्टर शू को नमस्कार। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ आपसे मिलूंगा, अंकल मास्टर। डोंग फान्यू को निपुण जू के पास देखकर लू हुआंग की आंखें तुरंत लाल हो गईं और वह गुस्से से चिल्लाया, तुम बूढ़े कमीने, डोंग फान्यू। यह क्या है, प्रशिक्षु भतीजे लू? निपुण जू ने पूछा। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई लू, पहले मैं आपसे मिलने आया था और हमने खूब बातें की थीं। अब मुझे देखकर आप मुझे कोस क्यों रहे हैं? मैं लू वंश को एक महान पुण्य प्राप्त करने का अवसर देने आया था। डोंग फान्यू पूरी तरह से उलझन में पड़ गया। लू हुआंग क्रोधित हो गया। डोंग फान्यू की ओर इशारा करते हुए उसने गुस्से से कहा, अंकल मास्टर जू, ये डोंग फान्यू पहले मेरे घर आया था और मुझे तात्विक अयस्क खदान के बारे में बताया था। इसलिए हमारी कॉपरवाटर शाखा ने 2 जिफू शिष्य भेजे थे, एक मेरे लू कुल से और एक आन कुल से। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले लू कुल के सदस्य और पास के आन कुल दोनों की जीवन पट्टिकाएं अचानक टूट गईं। मेरी अपनी छोटी बहन मर गई। डोंग फान्यू का दावा है कि यह महान पुण्य करने का अवसर है और यह भी कि छोटा जी कुल चिंता करने लायक नहीं है। लेकिन हकीकत में हमारी कॉपरवाटर शाखा के 2 जिफू शिष्य मर चुके हैं। मैं इसकी स्पष्ट जांच करने और कुछ जवाब पाने के लिए सीधे स्नोड्रैगन शहर जा रहा हूँ। क्या सब मर गए? डोंग फान्यू चौंक गया। क्या हो रहा है? निपुण जू ने भी भौहें चढ़ाईं और पास में खड़ा वूक्वी भी क्रोधित हो रहा था। यदि यह मामला उलझ गया तो ये पुण्य अर्जित करने का अवसर नहीं रहेगा, यह एक विपत्ति होगी। डोंग फान्यू ने घबराकर कहा, मैंने झूठ नहीं बोला। असल में ये सिर्फ जी कबीला है, कोई और दुश्मन नहीं है। इसके अलावा हमारी स्वेलो माउंटेन शाखा ने हमारे संगठन के कई जिफू शिष्य साथियों को भी आमंत्रित किया है। कैसे? लेकिन ये सच है कि हमारे कॉपरवाटर शाखा द्वारा भेजे गए 2 जिफू शिष्यों की मृत्यु हो गई। लू हुआंग ने दहाड़ते हुए कहा, मैं डोंग फान्यू कसम खाता हूँ कि अगर मैंने आपसे झूठ बोला, जूनियर प्रशिक्षु भाई लू, तो मेरी आत्मा बिखर जाए और मैं पुनर्जन्म के चक्र में कभी वापस न आऊं। डोंग फान्यू ने उन्मत्त होकर कहा। ये शपथ सुनने के बाद ही लू हुआंग का चेहरा कम बदसूरत हो गया। अमर साधक आसानी से शपथ नहीं लेते। हम्फ, लू हुआंग ने ठंडी सांस भरी। लगता है डोंग फान्यू ने झूठ नहीं बोला, निपुण जू ने शांति से कहा। इसका मतलब है कि स्वेलो माउंटेन पर कुछ हुआ है। प्रशिक्षु भतीजा लू, मेरे पीछे वहां आओ। निपुण जू अब पहले की तरह लापरवाह नहीं लग रहा था, इसके बजाय वह थोड़ा सतर्क था। स्विश, नाव तुरंत आसमान को चीरती हुई स्वेलो माउंटेन की ओर तेज गति से आगे बढ़ी। ऑक्सहॉर्न पर्वत, नेदरवाइम हेवनलॉक संरचना के भीतर जी निंग कमल मुद्रा में बैठी थी। उसके चारों ओर उड़ती तलवारें मंडरा रही थीं। जब उसने पहले उन 8 जिफू शिष्यों को मार डाला था तो उसने उनके भंडार में रखे जादुई खजानों की तलाशी ली थी और 15 उड़ती तलवारें पाई थीं। निंग के लिए सबसे सुखद आश्चर्य वह बाज नाक वाला साधक था। बाज नाक वाले साधक के भंडार में वास्तव में कुल 9 उड़ती तलवारें थीं और ऐसा लग रहा था मानो वे 9 उड़ती तलवारें एक ही स्रोत से आई हों। उन सभी में एक ठंडी बर्फीली आभा थी। ये जानकर निंग तुरंत बहुत खुश हुआ। वाह वाह वाह, ये दोनों एक ही स्रोत से आते हैं। ये जो संरचना आधार बना सकते हैं वह कहीं ज्यादा मजबूत होगा। इस बाज जैसी नाक वाले आदमी को उन 8 में से मारना सबसे मुश्किल था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास इतना खजाना होगा। हालांकि निंग उस बाज नाक वाले साधक का नाम नहीं जानता था, लेकिन वह जानता था कि जब उसने पहली बार उन पर जानलेवा हमला किया था तो बाज नाक वाले साधक ने आने वाले खतरे को भांप लिया था और अचानक खुद को बचाने के लिए एक विशाल छतरी का इस्तेमाल किया था। निंग ने उसे पहला निशाना बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे मजबूरन एक और छतरी का इस्तेमाल करना पड़ा। बाद में जब वे अपने सबसे शक्तिशाली हमलों के साथ आमने सामने लड़े तो निंग को उसे मारने के लिए 3 तलवारों की रोशनी छोड़नी पड़ी। इससे पहले मेरे पास 13 रैंक वाली उड़ने वाली तलवारें थीं। अब मुझे 15 और रैंक वाली उड़ने वाली तलवारें मिल गई हैं और अब मेरे पास कुल 28 हैं। ये 3 संरचना आधार बनाने के लिए पर्याप्त है। निंग ने स्वाभाविक रूप से बिना समय बर्बाद किए तुरंत इन उड़ती तलवारों को बांधना शुरू कर दिया। बिना किसी सवाल के अब उसके छोटे 1000 तलवारों के गठन में वे 9 ठंडी उड़ने वाली तलवारें होंगी जो मूल के समान ही मूल से आए हैं। वाह, निंग ने आंखें खोलीं। हो गया, सभी 15 नई उड़ने वाली तलवारें बांध दी गई थीं। मुझे उनका परीक्षण करने दो, निंग ने इच्छा व्यक्त की। फुसफुसाहट, हवा में 700 से ज्यादा उड़ती हुई तलवारें दिखाई दी, जिनमें से 27 को क्रम में रखा गया था और जिन्होंने 3 संरचना आधार बनाए। 9 ठंडी उड़ती हुई तलवारें केंद्र का निर्माण कर रही थीं, जो पूरे छोटे 1000 तलवारों वाले गठन को नियंत्रित और निर्देशित कर रही थीं। निंग का चेहरा बदल गया। उसका सिर ऐसे दर्द कर रहा था मानो फट जाएगा। इतनी सारी उड़ती तलवारों को नियंत्रित करने के लिए और कम 1000 तलवार संरचना के 9वें स्तर को स्थापित करने के लिए अपने दिमाग को पर्याप्त रूप से विभाजित करने के लिए आत्मा से बहुत अधिक की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से रैंक वाली उड़ती तलवारों के साथ। एक एकल रैंक वाली उड़ती तलवार को नियंत्रित करना 10 गैर रैंक वाली उड़ती तलवारों को नियंत्रित करने से अधिक कठिन था। क्या मैं छोटे 1000 तलवारों वाली संरचना के 9वें स्तर को सक्रिय कर पाऊंगा?
निंग का पहला प्रयास विफल रहा। वह इसे पूरी तरह से सक्रिय नहीं कर पाया। मैंने बस 18 और रैंक वाली उड़ने वाली तलवारें जोड़ी हैं, लेकिन मैं छोटे 1000 तलवारों वाली संरचना के 9वें स्तर का उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। यह सही नहीं है। निंग ने इसका परीक्षण जारी रखा। उसके चारों ओर उड़ती तलवारें इधर उधर घूमने लगीं और अपना स्थान बदलने लगीं। यिन और यांग रूपांतरित होते हैं, अनंत काल तक एक दूसरे को जन्म देते हैं। निंग को अचानक उस महत्वपूर्ण बाधा का ख्याल आया जो 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के 7वें चरण को पार करने के लिए आवश्यक है। पुस्तक में यिन और यांग रूपांतरित होते हैं, अनंत काल तक एक दूसरे को जन्म देते हैं पर चर्चा की गई थी। अब इस निर्माण का विश्लेषण करते हुए उसे अचानक ये सिद्धांत समझ में आने लगा। अगर वह इस समय अंतर्दृष्टि प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करे तो शायद केवल 1 घंटे या कुछ ही दिनों में वह 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के 7वें चरण को पार कर लेगा। लेकिन निंग ने ध्यान करने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि भले ही वह एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर के रूप में ताकत में बढ़ गया, लेकिन इससे उसकी शक्ति में बहुत वृद्धि नहीं होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन की शक्ति उधार ले रहा था। उसकी तात्विक ऊर्जा किसी भी शीर्ष जिफू सिद्ध से कहीं ज्यादा प्रबल थी। उसने अपने स्वॉर्ड डोमेन और लेसर 1000 स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन से भी शक्ति उधार ली थी, इसीलिए वह इतनी शक्ति प्राप्त करने में सक्षम था। अगर वह एक फेंट गॉड रिफाइनर के रूप में शक्ति में बढ़ भी जाता तो भी युद्ध में उसकी कोई खास मदद नहीं होती। इसके अलावा उसके पास अभी इन विषयों पर आराम से चिंतन करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। यिन और यांग रूपांतरित होते रहते हैं और एक दूसरे को अनंत काल तक जन्म देते रहते हैं। निंग उन 27 उड़ती तलवारों को घूरता रहा। 9 ठंडी उड़ती तलवारें इसके मूल का काम करती थीं। संरचना के ठिकानों में मौजूद बाकी उड़ती तलवारें इन 9 ठंडी उड़ती तलवारों के चारों ओर घूम गईं। वे धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमने लगीं और धीरे धीरे उनसे टकराने भी लगीं। संरचना की शक्ति सक्रिय होने लगी और 2 संरचनाएं धीरे धीरे एक में विलीन हो गईं। सही, यिन और यांग परस्पर रूपांतरित होते हैं। निंग की आंखें चमक उठीं। एक मूल का काम करता है, 2 पूरक का काम करते हैं, बाकी सब कुछ का काम करते हैं। गड़गड़ाहट। 700 से ज्यादा उड़ती हुई तलवारें जी निंग के चारों ओर मंडरा रही थीं। अचानक एक हल्की, अतुलनीय रूप से शक्तिशाली लहर उठी। निंग के सामने एक अतुलनीय रूप से प्रचंड तेज तलवार की रोशनी ने आकार ले लिया था। ये तलवार की रोशनी अब पूरी तरह से एक उड़ती हुई तलवार के आकार में थी। यह एक उड़ती हुई तलवार के अलावा और कुछ नहीं थी जो रोशनी से चमक रही थी। निंग को लगा जैसे उसके सिर में दर्द हो रहा हो, मानो उसे चाकू मारा जा रहा हो। फिर भी उसके चेहरे पर एक उत्साह भरी मुस्कान थी। हा, सफलता सफलता। हालांकि उसे यिन और यांग के रूपांतरण और एक दूसरे को अनंत रूप से उत्पन्न करने के रहस्यों की गहरी समझ मिल गई थी, जिससे उसके लिए छोटे 1000 तलवारों के समूह के अब ज्यादा मजबूत 9वें स्तर का इस्तेमाल करना संभव हो गया था। निंग अभी भी अपनी चरम सीमा पर था। जाहिर है उसकी आत्मा इस समय जबरदस्त दबाव महसूस कर रही थी। 8वें स्तर का उपयोग करना सबसे अच्छा है। निंग ने जल्दी से 80 एक साधारण उड़ने वाली तलवारें हटा दी, लेकिन मडराती संरचना को बनाए रखना जारी रखा। तलवार की रोशनी। निंग ने एक बार फिर तलवार की रोशनी की किरण बनाई। ये छोटे 1000 तलवारों के समूह के 8वें स्तर से बनी तलवार की रोशनी थी। तलवार की रोशनी अब भी उड़ती हुई तलवार जैसी दिख रही थी, बस तलवार पहले जितनी साफ नहीं थी। मुझे लगता है कि शक्ति अब भी उससे थोड़ी ज्यादा है। जब मैंने डोंग ज़िकी के समूह को मारने के लिए कम 1000 तलवारों वाली संरचना का इस्तेमाल किया था, निंग के चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए। जब उसने डोंग ज़िकी के समूह को मारा था तब उसकी कम 1000 तलवारों वाली संरचना में 9 रैंक वाली उड़ने वाली तलवारें थीं, लेकिन अब उसके पास 27 थीं। उस समय वह कम 1000 तलवारों वाली संरचना के 9वें स्तर का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब वह 8वें स्तर का इस्तेमाल कर रहा था। वर्तमान 8वां स्तर पूर्ववर्ती 9वें स्तर से भी अधिक शक्तिशाली था। वास्तव में सुधार इतना ध्यान देने योग्य होने का मुख्य कारण ये था कि अब मूल में वे ठंडी उड़ने वाली तलवारें थीं जो उसी स्थान से आई थीं। स्वूश। निंग ने उड़ती हुई तलवारें इकट्ठी की, फिर तेज गति से पैट्रियार्क की ओर बढ़ा। वह जल्दी से आ गया। जी निंग, जी नाइनफायर और जी यिचुआन दोनों ने अचानक आए निंग को देखा। कुलपति, ये जादुई खजाने, दाव मोहरें, दवा की गोलियां और अन्य वस्तुएं हैं जो उन जिफू शिष्यों की थीं जिन्हें मैंने मार डाला था। निंग ने कहा, मैंने ये चीजें रख ली हैं, लेकिन बाकी मेरे लिए बेकार हैं। मैं इन्हें आपको दे दूंगा कुलपिता। इनमें से कुछ आत्मा की गोलियां तात्विक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में सक्षम हैं। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। नाइनफायर ने सिर हिलाया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने निंग द्वारा दिया गया कंगन स्वीकार कर लिया। मैं अब जेड चाइल्ड से निपटूंगा, निंग ने कहा। सावधान रहो, पास के यिचुआन ने चेतावनी दी। चिंता मत करो पिताजी। निंग मुस्कुराया, फिर मुड़ा और नाइनफायर के मार्गदर्शन में छठते काले कोहरे से होते हुए जेड चाइल्ड की ओर तेजी से बढ़ा। नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन उस अथाह आभा से भरा हुआ था। वह अभी तक क्यों नहीं आया? जेड चाइल्ड वहां किसी राक्षस की तरह खड़ा था। उसकी आभा आकाश तक पहुंच रही थी। उसके लंबे नीले बाल बिखरे हुए थे और दिव्य शक्ति का प्रवाह उसके भीतर से बह रहा था। आखिरकार वह इस समय शत्रु की सेना में था। उसे अपनी दिव्य शक्ति का प्रवाह बनाए रखना था ताकि वह किसी भी क्षण अपनी सबसे शक्तिशाली युद्ध क्षमताओं का प्रयोग कर सके। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड, जी निंग केवल 16 वर्ष का है। इससे पहले जब उसने हमारे अन्य प्रशिक्षुओं को मारा था तो उसने जरूर कुछ चालें चली होंगी।
लेकिन आप, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, एक फेंट गॉड रिफाइनर हैं और आपके पास एक दिव्य क्षमता है। ये चालें आपके सामने बेकार होंगी। वह शायद डर गया है। वह लगभग निश्चित रूप से डरा हुआ है और छिप रहा है। सभी जिफू शिष्य सहमत हो गए। जेड चाइल्ड वहीं खड़ा रहा, उसकी निगाहें आगे के अंधेरे में घूम रही थीं। वह भी सोच रहा था, क्या निंग सचमुच डर गया था? अगर नहीं तो उसे पता था कि नोंग जिदाओ उस समय इस संरचना को तोड़ने का तरीका ढूंढ रहा था। तो जी निंग द्वारा डोंग जिकी के जिफू शिष्यों के समूह को मारने के बाद इतना समय क्यों बीत गया? वह क्यों नहीं आया? उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि निंग इस समय उड़ती हुई तलवारें बांध रहा था। हम जितनी देर करेंगे, जूनियर प्रशिक्षु भाई जिदाओ का आत्मविश्वास उतना ही बढ़ेगा। एक बार हम इस नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन को तोड़ दें। फॉर्मेशन के बिना तुम सब मर जाओगे, जेड चाइल्ड ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। अचानक सरसराहट, रिमझिम बारिश की हल्की सी धारियां अचानक कहीं से प्रकट हुईं। बारिश बर्फीली थी और धुंध की तरह बरस रही थी, बाहर की ओर फैल रही थी। हालांकि 6 मिशन संरचना ने उसे रोक दिया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। वर्षा का पानी, ये बारिश का पानी है। जिफू के बाकी शिष्यों के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। इससे पहले डोंग जिकी ने बाकियों को बताया था कि यह बारिश का पानी खतरे और शायद मौत का प्रतीक है। वर्षा का पानी। जेड चाइल्ड की आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। उसने गुस्से से एक गुर्राहट की और फिर उसके शरीर से एक चमकदार सुनहरा प्रकाश निकला, जैसे उसका पूरा शरीर आकार में बढ़ने लगा। गड़गड़ाहट, वह लगभग 2 मंजिल ऊंचे विशालकाय में बदल गया। उसके बगल में खड़े जिफू शिष्य उसके घुटने के बराबर ही ऊंचे थे। उसकी सांसों ने तूफान पैदा किया जिससे आसपास का स्थान चटकने और फटने लगा। उसके कदमों से पूरी दुनिया कांप उठी। दिव्य क्षमता, स्वर्गीय परिवर्तन। इस विशालकाय की आंखों की पुतलियों से सुनहरी रोशनी निकली और विशालकाय ने जोर से दहाड़ते हुए कहा, जी निंग, बाहर आओ और युद्ध करो। इस गहरी आवाज के कारण उसकी आवाज उसकी छाती के भीतर भी गूंजने लगी। पुस्तक 6, अध्याय 18। जी निंग जेड चाइल्ड से लड़ती है। भाग 2। बूंदाबांदी वाली बारिश धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। जेड चाइल्ड का पूरा शरीर सुनहरी रोशनी की एक परत से ढका हुआ था। वह सोने के कवच पहने एक दानव जैसा लग रहा था और उसकी आंखें ठोस सुनहरी रोशनी से भरी हुई थीं। उसकी सांसों से ही आसपास का इलाका कांप उठता था। चटक चटक चटक। पहले की हल्की कोमल बारिश अचानक चाकुओं जैसी तेज हो गई। अनगिनत बूंदें विशालकाय जेड चाइल्ड की ओर तेजी से बरस रही थीं, लेकिन विशालकाय जेड चाइल्ड के शरीर पर छाई धुंधली सुनहरी रोशनी ने उन्हें सहज ही विक्षेपित कर दिया। उसने अपनी नजर आसपास के इलाकों की ओर घुमाई। अचानक एक लहर ने जेड चाइल्ड को चौंका दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जोर से मुक्का मारा। एक चक्र के आकार की सुनहरी मुट्ठी बारिश की एक खास पंक्ति से टकराए। बारिश की यह पंक्ति छोटे 1000 तलवारों के समूह की रूपांतरित तलवार की चमक थी। उसकी मुट्ठी एक काले दस्ताने से ढकी हुई थी, लेकिन इस समय वह धुंधली सुनहरी रोशनी से भी ढकी हुई थी। गौर से देखने पर ही पता चलता कि उस सुनहरी रोशनी के नीचे एक दस्ताना था। उसका सबसे शक्तिशाली जादुई खजाना वह दस्ताना था। धमाका, एक धमाकेदार आवाज। विशालकाय जेड चाइल्ड उस हमले से एक कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सका और उसके पीछे हटने से जमीन जोर से कांप उठी और बार बार टूटने लगी। क्या प्रभावशाली जीनिंग थी! विशालकाय जेड चाइल्ड ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उस वर्षा की रेखा में वाकई अद्भुत शक्ति थी। यह निश्चित रूप से वांशियांक सिद्ध के स्तर की थी। कोई आश्चर्य नहीं कि जिफू शिष्यों का वह पिछला समूह मारा गया था। दुर्जेय, वह वास्तव में वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर करने में सक्षम थे। दूसरे जिफू शिष्यों के दिल तुरंत तनावग्रस्त हो गए। उन्हें समझ आ गया कि जी निंग और उनके वरिष्ठ शिष्य भाई जेड चाइल्ड के बीच शायद कोई खास अंतर नहीं था। तुम जेड चाइल्ड हो? एक स्पष्ट ठंडी आवाज गूंजी। काले कोहरे के भीतर से एक विशाल ड्रैकोनिक पूंछ हिलने लगी और उसके बीच में एक फर वस्त्रधारी युवक था। फर वस्त्रधारी युवक के दोनों हाथों में तलवार थी और उसके चारों ओर एक कमल का फूल खिल रहा था और घूम रहा था। जलज्वाला कमल से घिरा हुआ। वह आगे बढ़ा। जी निंग, विशालकाय जेड चाइल्ड ने उस युवक को घूरकर देखा। उसे उस खिलते हुए कमल के फूल में एक अतुलनीय गहन रहस्य का आभास हो रहा था। उसे स्पष्ट रूप से समझ आ रहा था कि दाव के संदर्भ में उसके सामने वाले युवक की समझ शायद उससे भी ज्यादा गहरी थी। एक राक्षस। वह केवल 16 वर्ष का था, लेकिन वास्तव में दाव के संबंध में उसकी समझ बहुत गहरी थी। डार्कनॉर्थ तलवारें हाथों में लिए निंग आगे बढ़ा, लेकिन जेड चाइल्ड को देखकर निंग बुरी तरह चौंक गया। उस विशाल चट्टान जैसे 2 मंजिला शरीर पर एक सुनहरी रोशनी छा गई थी। उस अदृश्य शक्तिशाली फेंट गॉड आभा ने निंग को भी दबाव का एहसास कराया। निंग शायद दुश्मन के घुटनों तक ही ऊंचा था। यही तो स्वर्गीय परिवर्तन है, निंग ने मन ही मन सोचा। उसने इस दिव्य क्षमता के बारे में बहुत पहले सुना था, क्योंकि ये दिव्य क्षमताओं में सबसे प्रसिद्ध मानी जाती थी। दैवी क्षमताएं बहुत कीमती और बहुत दुर्लभ थीं। सामान्यतः केवल सर्वोच्च कुलों, संप्रदायों और पंथों की ही इन तक पहुंच थी। हालांकि उनमें से अधिकांश ने इस क्षमता, स्वर्गीय परिवर्तन, का उपयोग किया। रेनड्रैगन गार्ड्स में भी ये दिव्य क्षमता अत्यंत प्रसिद्ध थी। सबसे व्यापक दिव्य क्षमता होने के कारण यदि कोई इसे सीखना चाहता तो स्वाभाविक रूप से कठिनाई का स्तर थोड़ा कम होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि स्वर्गीय परिवर्तन की दिव्य क्षमता कमजोर थी।
इस दिव्य क्षमता के लिए आवश्यक शर्तें कम थीं, लेकिन जब इसे बहुत ऊंचे स्तर पर प्रशिक्षित किया जाता था तो ये कुछ सचमुच दुर्जेय दिव्य क्षमताओं के बराबर थी। आदिकालीन युगों के राक्षस जब युद्ध करते थे तो वे स्वर्गीय परिवर्तन क्षमता का उपयोग करना पसंद करते थे। एक ही चाल से कोई भी 300 मीटर, 3000 मीटर या यहाँ तक कि 30,000 मीटर तक ऊंचा उठ सकता था। वे विशाल चट्टान जैसे शैतानी शरीर हजारों किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला को भी उतनी ही आसानी से उठा सकते थे जितनी आसानी से एक तिनके को उठा सकते थे। उनके लिए समुद्र को पलटना या नदी को पलटना नहाने जैसा ही था। इससे ये देखा जा सकता है कि ये दिव्य क्षमता कितनी शक्तिशाली थी। लेकिन जाहिर है ये तो बस प्राचीन मिथक थे, जैसे होवी द्वारा सूर्य को मार गिराने का मिथक। यह उनसे बहुत दूर था। जी निंग, अचानक एक कोमल आवाज गूंजी। निंग, जो विशालकाय जेड चाइल्ड से युद्ध करने ही वाला था, अचानक चौंक गया। निंग ने उस आवाज की उत्पत्ति की ओर देखा। काली रोशनी के उस मीनार के भीतर साधारण कपड़ों और खुले बालों वाला एक बूढ़ा आदमी था। वह आदमी निंग को देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम्हारी प्रतिभा और क्षमता वाकई अद्भुत है, लेकिन उससे भी ज्यादा अनमोल बात यह है कि तुम एक साधारण क्षेत्रीय कबीले से होते हुए भी इस मुकाम तक पहुंच पाए। तुम निश्चित रूप से अंगर जेड के एक दुर्लभ टुकड़े हो। तुम्हारा मूल्य इस मौलिक अयस्क खदान के मूल्य से कहीं ज्यादा है। निंग ने भौहें चढ़ाईं। विशालकाय जेड चाइल्ड चौंक गया तथा अन्य जिफू शिष्य भी चौंक गए। अगर तुम तैयार हो तो मैं शपथ लेता हूँ कि मैं हमारे स्नोड्रैगन माउंटेन संप्रदाय में तुम्हारा प्रवेश सुनिश्चित करूंगा। नोंग जिदाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी प्रतिभा को देखते हुए तुम निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण शिष्यों में से एक उत्तराधिकारी शिष्य बनोगे। हमारे विद्यालय में प्रवेश करने पर तुम्हारा दर्जा किसी वांशियांक सिद्ध से कम नहीं होगा। हमारा स्नोड्रैगन माउंटेन तुम्हें प्रशिक्षित करने में निश्चित रूप से अथक प्रयास करेगा, जिससे तुम एक सच्चे सर्वोच्च विशेषज्ञ बन सकोगे। भविष्य में एक आदिम ताओवादी बनना भी संभव है। जेड चाइल्ड चौंका, लेकिन फिर उसने भी धीमी आवाज में कहा, जी निंग, चूंकि कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिदाओ शपथ लेने को तैयार है तो तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम हमारे स्नोड्रैगन माउंटेन में शामिल हो जाओगी तो स्वाभाविक रूप से हमें इससे पहले जो हुआ उसके बारे में कोई शिकायत नहीं रहेगी। लेकिन अगर तुम मना कर दोगी तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। निंग आश्चर्यचकित था। वे उसे स्नोड्रैगन पर्वत पर खींचने की कोशिश कर रहे थे। मैंने आपके कई साथी प्रशिक्षुओं को मार डाला, लेकिन आप मुझे अपने स्कूल में प्रवेश करने देंगे? निंग ने ठंडे स्वर में कहा, अगर वे मर गए तो मर गए। नोंग जिदाओ ने अपना सिर हिलाया। तुम उनसे अलग हो। हमारे स्नोड्रैगन पर्वत पर ऐसे औसत साधारण जिफू शिष्यों की भरमार है, लेकिन तुम्हारी प्रतिभा और तुम्हारी समझ का वर्तमान स्तर मैंने सचमुच अपने पूरे जीवन में तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा। जब तक मैं परिचय कराता रहूंगा, हमारे स्नोड्रैगन पर्वत संप्रदाय के आदिम ताओवादी तुम्हें जरूर अपना शिष्य स्वीकार करेंगे। निंग ने भी अपने माता पिता को ये कहते सुना था कि उसकी प्रतिभा को देखते हुए किसी भी महाशक्ति की छत्रछाया में रहना उसके लिए बेहद आसान होगा। यहाँ तक कि पानी के भीतर की आत्मा ने भी उसके प्रति अपने वर्षा जल तलवार क्षेत्र को समझने के बाद स्पष्ट रूप से बेहतर रवैया दिखाया था। 16 वर्ष की आयु में रेनवाटर स्वॉर्ड डोमेन में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की प्रतिभा वास्तव में अद्भुत थी। तुम्हारे जी कुल और मेरे स्नोड्रैगन पर्वत के बीच इस द्वेष का परिणाम केवल स्नोड्रैगन पर्वत के शिष्यों की मृत्यु ही रहा है। इस संघ में तुम्हारे जी कुल का एक भी सदस्य नहीं मरा है। मुझे लगता है कि मेरे स्नोड्रैगन पर्वत के प्रति तुम्हारे मन में घृणा का कोई कारण नहीं है। नोंग जिदाओ ने तब कहा, चूंकि हम एक दूसरे से कोई द्वेष नहीं रखते, जबकि तुम स्वयं एक क्षेत्रीय कुल से आते हो और तुम्हारा इतिहास पूरी तरह से साफ सुथरा है और तुम इतने प्रतिभाशाली हो, तो मुख्य संप्रदाय तुम्हें साधने के लिए अपनी पूरी ताकत क्यों नहीं लगाता? कुछ 100 वर्षों में ये भी संभव है कि तुम हमारे स्नोड्रैगन पर्वत के संप्रदाय प्रमुख बन जाओ। विशालकाय जेड चाइल्ड भी बोल उठा, अगर तुम हमारे स्नोड्रैगन पर्वत में शामिल हो गए तो जो कुछ पहले हुआ था उसका कोई खास मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम स्नोड्रैगन पर्वत में शामिल नहीं हुए तो तुम्हारे जी कुल ने हमारे कितने ही प्रशिक्षु साथियों को मार डाला है। हमारी इज्जत की खातिर स्नोड्रैगन पर्वत तुम्हारे जी कुल का सफाया जरूर कर देगा। इस पर ध्यान से विचार करो, इस पर अच्छी तरह विचार करो। नोंग जिदाओ ने भी कहा, 2 विकल्प, उनमें से एक जुड़ जाता, इससे वे सब एक परिवार बन जाते। और मृतकों का क्या? ये तो बस एक ऐसा मामला होता जहाँ एक अत्यंत उच्च पदस्थ उत्तराधिकारी शिष्य ने कुछ बाहरी शिष्यों की हत्या कर दी होती। एक छोटी सी बात। दूसरा विकल्प था मना करना। इतने सारे शिष्यों को मारना स्नोड्रैगन पर्वत का अपमान था। हा हा हा। निंग हंसा। वह स्नोड्रैगन माउंटेन में कैसे शामिल हो सकता है? अभी अभी नोंग जिदाओ ने कहा था कि उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं है और निंग का इतिहास साफ है। वह बेहद प्रतिभाशाली है और स्नोड्रैगन माउंटेन उसे प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। लेकिन निष्ठा वह पहली चीज होगी जिस पर एक संप्रदाय अपने शिष्यों को विकसित करने में विचार करेगा। उसे अपना उत्तराधिकारी शिष्य मानने से पहले स्नोड्रैगन पर्वत उसके इतिहास की गहन जांच पड़ताल जरूर करेगा। तब तक जी यिचुआन और यूची स्नो के साथ घटी घटनाएं शायद सामने आ जाएंगी। स्नोड्रैगन पर्वत ने निंग की मां और चाचा की हत्या का कारण बना था। उनके बीच इतनी गहरी दुश्मनी को देखते हुए स्नोड्रैगन पर्वत निंग को प्रशिक्षित करने की कभी हिम्मत नहीं करेगा, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। इसके बजाय वह उसे जल्द से जल्द नष्ट करना चाहेगा ताकि वह भविष्य में कोई समस्या न बने। बकवास बंद करो, निंग चिल्लाया।
मुझे रोकने की कोशिश करना भी मत। जी निंग, तुम। उस काले टॉवर के भीतर नोंग जिदाओ ने अपना सिर हिलाया। एक गलत कदम अनगिनत गलत कदमों की ओर ले जाता है। अगर तुम अभी स्नोड्रैगन माउंटेन में शामिल हो जाओ तो अभी बहुत देर नहीं हुई है। मारना। निंग ने और अधिक शब्द बर्बाद नहीं किए, सिर्फ वफादारी के मुद्दे पर। निंग की पृष्ठभूमि की जांच शुरू होते ही उसका अंत हो जाएगा। बेहतर यही होगा कि उसकी पिछली योजना पर अमल किया जाए, इन सब का तुरंत सफाया कर दिया जाए और ग्रैंड जिया राजवंश के दिव्य दूत के आने तक इंतजार किया जाए। दिव्य दूत के आते ही उन्हें ग्रैंड जिया राजवंश का संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। स्नोड्रैगन पर्वत चाहे 100 गुना भी दुस्साहसी क्यों न हो, वे कभी कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। उन्हें मूंग की खानी पड़ेगी। जब तक उसके पास काफी समय था, स्नोड्रैगन माउंटेन, आखिरकार वह उन्हें चीर ही डालेगा। तो मर जाओ। विशालकाय जेड चाइल्ड ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए जमीन पर जोर से पैर पटका। गड़गड़ाहट, धरती कांप उठी और अनगिनत टूटे हुए पत्थर और रेत इधर उधर उड़ने लगे। उड़ती रेत और चट्टानों के बीच रेत के अनगिनत कण धुंधले से दिखाई दे रहे थे जो सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। रेत के ये सुनहरे कण एक विशाल भंवर की तरह बेतहाशा घूम रहे थे जिसने विशालकाय जेड चाइल्ड को घेर लिया था और सुनहरी रेत का एक हिस्सा बेतहाशा निंग की ओर बढ़ रहा था। यह वह जादुई खजाना था जिसे विशालकाय जेड चाइल्ड अक्सर इस्तेमाल करता था। स्टेलासेंस। धप धप धप। विशालकाय जेड चाइल्ड जमीन पर पैर पटकते हुए एक विशाल सुनहरा धब्बा छोड़ते हुए कुचलने वाली ताकत के साथ निंग की ओर बढ़ा। निंग के चारों ओर बारिश का पानी एक लचीले पानी के पर्दे में बदल गया। पारदर्शी पानी का पर्दा लगातार घूम रहा था। जब सुनहरी रेत उस पर बेतहाशा टकराती तो वे सभी पानी के पर्दे से बलपूर्वक रुक जाते। मर जाओ। एक पहिए के आकार की सुनहरी मुट्ठी पानी के पर्दे को चीरती हुई निकली। उस मुक्का के सामने खिलता हुआ जलज्वाला कमल भी अतुलनीय रूप से कमजोर लग रहा था। क्या आश्चर्यजनक गति है। निंग का चेहरा थोड़ा बदल गया क्योंकि उसके पीछे के काले पंख अचानक कांपने लगे। दिव्य क्षमता, विंड इवेशन। वाह। सुनहरी मुट्ठी ने जलज्वाला कमल को चीरते हुए निंग के शरीर को चीर दिया। लेकिन विशालकाय जेड चाइल्ड के चेहरे पर खुशी का कोई भाव नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह बस एक प्रतिबिंब था जिसे उसकी मुट्ठी ने भेद दिया था। निंग की गति बहुत तेज थी और वह बहुत फुर्तीला था। उसने तुरंत चकमा दे दिया था। कोई फायदा नहीं, तुम बच नहीं पाओगे। विशालकाय जेड चाइल्ड ने एक कदम आगे बढ़ाया जिससे धरती फट गई। निंग की ओर बढ़ते हुए वह खुद एक बार फिर सुनहरी रोशनी में बदल गया और उसकी मुट्ठी ने पानी के पर्दे और जलज्वाला कमल को आसानी से फाड़ दिया। बहुत तेज। निंग को फिर से चकमा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। फुसफुसाहट। लगातार 3 बार विंडविंग इवेजन का इस्तेमाल करने के बाद निंग आखिरकार उससे दूर जाने में कामयाब हो गया। निंग ने पाया कि सीधी रेखा में चलने के मामले में यह विशालकाय जेड चाइल्ड असल में उससे भी तेज था। स्वर्गीय परिवर्तन करने और आकार में बढ़ने के बाद जेड चाइल्ड की गति और ताकत आश्चर्यजनक स्तर तक बढ़ गई। निंग की हिम्मत नहीं हुई कि उसका सीधा सामना कर सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उसने पहले कम 1000 तलवारों वाली संरचना का इस्तेमाल किया था तो दुश्मन ने उसे रोकने के लिए अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल किया था और उसे केवल एक कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा था। इससे पता चलता था कि वह मुट्ठी कितनी शक्तिशाली थी। सौभाग्य से निंग के पास विंडविंग इवेजन था, इसलिए चपलता के मामले में उसे थोड़ा फायदा था। अपने छोटे आकार के कारण वह शुरू से ही ज्यादा फुर्तीला भी था, जबकि विशालकाय जेड चाइल्ड इतना बड़ा था कि उसकी मुड़ने की क्षमता स्वाभाविक रूप से कमजोर थी। छोटी 1000 तलवारों वाली संरचना। जी निंग के चारों ओर अचानक 700 उड़ती हुई तलवारें प्रकट हुईं, लेकिन उनमें से केवल 600 ही सफेद रोशनी से चमक रही थीं। निंग ने छोटी 1000 तलवारों वाली संरचना का केवल 80वां स्तर ही सक्रिय किया था। उसकी छाती के सामने एक तलवार चमक उठी। जाना जाना जाना। विंडविंग इवेजन का इस्तेमाल करते हुए निंग ने एक साथ तलवार की रोशनी की 6 किरणें छोड़ीं। तलवार की रोशनी की ये 6 किरणें बारिश के पानी में विलीन हो गईं, फिर गायब हो गईं और बारिश की धाराओं में बदल गईं। चुपचाप, बिना आवाज किए, ये 6 किरणें विशालकाय जेड चाइल्ड की दिशा में तेजी से चली गईं। पुस्तक 6, अध्याय 19। जी निंग जेड चाइल्ड से लड़ती है। भाग 3। क्रैकल। तारकीय रेत के अनगिनत सुनहरे कण विशालकाय जेड चाइल्ड के चारों ओर घूम रहे थे। जब तलवार की रोशनी की 6 किरणें, जो वर्षा की रेखाओं में बदल गई थीं, उनसे होकर गुजरना चाहती तो तारकीय रेत स्वाभाविक रूप से उड़कर दूर जा गिरती। विशालकाय जेड चाइल्ड जोर से दहाड़ा, मुझ पर घात लगा रहे हो। उसकी मुट्ठी अचानक खुली और उसकी विशाल पंखे जैसी हथेली में फैल गई। फू। धमाका धमाका धमाका। लगातार विस्फोटक ध्वनियां। तलवार की रोशनी की 6 किरणें बंद हो गई थीं। कितनी तेज हथेली तकनीक है। दूर बैठा निंग ये देखकर दंग रह गया। हालांकि अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करने के बाद उसका शरीर आकार में बढ़ गया था, जिससे उसकी फुर्ती थोड़ी कम हो गई थी, फिर भी उसकी हथेलियां अद्भुत रूप से तेज थीं। जी निंग, मौत को स्वीकार करो। विशालकाय जेड चाइल्ड का शरीर एक सुनहरे धुंध में बदल गया क्योंकि वह सीधे जी निंग की ओर बढ़ा। जाओ। निंग के शरीर के पीछे के काले पंख कांप उठे और उसी समय उसके सामने एक तलवार की रोशनी बन गई। धमाका। जैसे ही तलवार की रोशनी बुझी, उसे विशालकाय जेड चाइल्ड ने चकनाचूर कर दिया। मर जाओ। विशालकाय जेड चाइल्ड किसी शैतान देवता जैसा था। उसका चेहरा बर्बर था। उसकी 2 मुठियां निंग की ओर उल्कापिंडों की तरह घूम रही थीं। पीछे पीछे पीछे। निंग ने अपनी विंडविंग इवेजन का पूरा इस्तेमाल किया। चूंकि विशालकाय जेड चाइल्ड बहुत तेज था, इसलिए निंग को बचने के लिए अपनी फुर्ती का सहारा लेना पड़ा। वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हट पा रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी स्टील के तार पर नाच रहा हो। यदि कोई नदी के किनारे बहुत देर तक चलता रहे तो अंततः उसके जूते गीले हो जाएंगे। फुफ। विशालकाय जेड चाइल्ड स्पष्ट रूप से दाईं ओर था, लेकिन अचानक उसकी मुट्ठी प्रकट हुई और सीधे निंग की ओर टूट पड़ी। धमाक। बारिश का पानी उड़ गया। उफ। खिलता हुआ जलज्वाला कमल पूरी तरह कुचल गया। निंग के हाथों में 2 तलवारें थीं और वे बहते पानी की 2 धाराओं में बदल गईं। उसकी तलवारों की रोशनी कोमल और हल्की थी जब वे आगे बढ़कर आने वाली हमलावर सुनहरी मुट्ठियों का स्वागत करने लगीं। धमाका। एक जबरदस्त टक्कर। जेड चाइल्ड को लगा जैसे उसकी मुट्ठियां किसी ऐसी चीज से टकरा गई हों जो अतुलनीय रूप से चिकनी और मुलायम हो, जिस पर उसकी शक्ति का कोई असर न हो। उसे लग रहा था कि उसका मुक्का चूक गया है या उसे गलत दिशा में खींच लिया गया है। धमाका। निंग खुद भी दसियों मीटर पीछे उड़ गया और उसकी हथेलियों के जोड़ों पर घाव हो गया। हालांकि वह जल्दी ही ठीक हो गया। क्या आदमी है? निंग उस मुक्के की ताकत से हैरान रह गया। उसकी शक्ति एक शीर्ष जिफू की रिफाइनर और रेनवाटर स्वॉर्ड डोमेन से भी ज्यादा थी। डार्कनॉर्थ तलवारें सामान्य नश्वर श्रेणी के जादुई खजानों से भी बेहतर थीं। नजदीकी मुकाबले में हालांकि वह कमजोर 1000 तलवारों वाली संरचना की तलवार की रोशनी का इस्तेमाल करने की तुलना में थोड़ा कमजोर था, फिर भी वह शायद वांजियांग निपुण स्तर के करीब ही था। और फिर भी जब उनका आमना सामना हुआ, तब भी जब उसने बचाव पर ध्यान केंद्रित किया तो वह उड़कर गिर पड़ा। वह वास्तव में मरा नहीं। दूर खड़ा विशालकाय जेड चाइल्ड आश्चर्यचकित होकर देखता रहा। जब विशालकाय जेड चाइल्ड ने निंग पर हमला किया तो नोंग जिदाओ समेत आसपास के जिफू शिष्य बेहद उत्साहित हो गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि निंग बिना किसी नुकसान के बस उड़कर गिर गया तो वे सभी बेहद निराश हुए। यह इस तरह कैसे खत्म हो सकता है? वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड ने स्वर्गीय परिवर्तन की दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। उसके मुक्के कितने शक्तिशाली थे? यह व्यक्ति कैसे नहीं मारा जा सकता था? सभी जिफू शिष्यों के दिलों में ठंडक महसूस हुई। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड, हम आपकी मदद करेंगे, हम मदद करेंगे। इन उन्मत्त जिफू शिष्यों ने अपनी अपनी तकनीकें अपनाई। जैसे ही निंग को जेड चाइल्ड ने दर्जनों मीटर पीछे उड़ा दिया, उसकी आंखों में एक भयंकर भाव चमक उठा। उसके चारों ओर उड़ती हुई 700 से ज्यादा तलवारें चमक उठीं। जेड चाइल्ड के साथ निंग की लड़ाई में ये पहली बार था जब उसने छोटे 1000 तलवारों वाले समूह के 9वें स्तर का इस्तेमाल किया था। उसके सिर में तुरंत एक फटने वाला, चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। जाओ। निंग के सामने प्रकट हुई तलवार की रोशनी, जो एक असली तलवार के आकार की थी, बारिश की एक रेखा में बदल गई। जाओ, चलो, घुमो, प्रस्थान करो। निंग उनके पहले हुए वारों के आधार पर और दूर चला गया। फिर छोटे 1000 तलवारों वाली संरचना के 9वें स्तर के 5 हमले किए और फिर वह तुरंत रुक गया। छोटे 1000 तलवारों वाली संरचना के 9वें स्तर के 5 हमले करने से ही उसकी आत्मा लगभग उसे और सहन नहीं कर पा रही थी। स्वाभाविक रूप से वह रुक गया। मर जाओ। निंग की आंखें उत्सुकता से भर गईं। यह उनका सबसे शक्तिशाली, सर्वोच्च आक्रमण था। इसे सफल होना ही था। बेकार। विशालकाय जेड चाइल्ड तारकीय रेत के उन अनगिनत उड़ते हुए कणों से घिरा हुआ था। साधारण वर्षा की बूंदें उन्हें भेदने में पूरी तरह असमर्थ थीं। जब निंग के नियंत्रण में तलवार की पहली किरण तारकीय रेत को भेदती हुई निकली तो विशालकाय जेड चाइल्ड ने वर्षा की रेखा पर नजर डाली और फिर उस वर्षा रेखा के ऊपर एक विशाल हथेली से उसे कुचल दिया। टकराना। विशालकाय जेड चाइल्ड जोर से कांप उठा। बूम बूम बूम। उसने जल्दी से 3 कदम पीछे खींच लिए, जिससे आसपास की जमीन जोर से कांप उठी। तलवार की रोशनी की अन्य 4 किरणों ने आगे से और पीछे से हमला किया। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? विशालकाय जेड चाइल्ड को लगा जैसे दर्द से उसकी बांह सुन्न हो रही है। हालांकि अपने फिंगॉड शरीर की अद्भुत पुनर्योजी गति को देखते हुए वह डरा नहीं। उसने जल्दी से अपनी ताकत लगाकर तलवार की दूसरी किरणों को रोक दिया। बैंग बैंग। हर बार जब वह उन्हें रोकता तो वह कई कदम पीछे हट जाता। इससे उसकी चपलता पर असर पड़ता। वह सावधान नहीं था, इसलिए किरणों की 2 रेखाएं उसकी मुट्ठियों को चीरती हुई सीधे उसकी छाती की ओर बढ़ रही थीं। चटक। बारिश की रेखा विशालकाय जेड चाइल्ड के शरीर पर चाकू की तरह वार कर रही थी। हालांकि उस धुंधली सुनहरी रोशनी से आच्छादित उसका शरीर अतुलनीय रूप से मजबूत था। जब तलवार की रोशनी उसके सुरक्षा कवच को चीरकर उसके शरीर पर वार करने लगी, तब तक उसे आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। क्रैकल। ये जेड चाइल्ड के शरीर पर बमुश्किल एक बड़ा घाव छोड़ने में कामयाब रहा, फिर गायब हो गया। तलवार की रोशनी की दूसरी चमक भी गायब होने से पहले एक घाव छोड़ गई। क्या? निंग ने आंखें फाड़ कर देखा। अब वह समझ गया। स्वर्गीय परिवर्तन दिव्य क्षमता को सक्रिय करते समय जेड चाइल्ड के शरीर का आकार बहुत बढ़ गया था और इस प्रकार जेड चाइल्ड के शरीर को आधा काटने की कठिनाई भी बढ़ गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जेड चाइल्ड का शरीर बहुत मोटा था और मांस और मांसपेशियों के हर रेशे की ताकत और सहनशक्ति भी बढ़ गई थी। उसके छोटे 1000 तलवारों वाले स्वरूप का 9वां स्तर जेड चाइल्ड के शरीर पर केवल एक घाव ही छोड़ पाया था। तुमने मुझे घायल कर दिया, जेड चाइल्ड चिल्लाया और उस पर हमला किया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड, हम आपकी मदद करेंगे। जी निंग, मौत के लिए तैयार हो जाओ। अन्य दूर खड़े तमाशबीन जिफू शिष्यों ने निंग की ओर उड़ते हुए अपने विभिन्न जादुई खजानों और तकनीकों को उजागर किया। पीछे हटो। जी निंग ने जल्दी से अपने पंख सक्रिय किए और तेज गति से पीछे हट गया। आसपास का वर्षा जल घूमने लगा और सुरक्षात्मक पर्दों की परतों में बदल गया, जिसने इन जादुई खजानों को ढक दिया। इन जिफू शिष्यों के जादुई खजाने इन सुरक्षा परतों को भेदने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि निंग का
वर्षा जल तलवार क्षेत्र कितना भयानक था। जहां तक जेड चाइल्ड का सवाल है, वह सीधे बारिश के सुरक्षात्मक पर्दे को तोड़ता हुआ निकल गया। पीछे हटो। निंग ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी थी। अपने प्रतिद्वंद्वी को रोकने और उसकी गति धीमी करने के लिए निंग ने वर्षा जल को नियंत्रित करके लचीले पानी की एक के बाद एक परतें बनाते हुए जेड चाइल्ड के चारों ओर जलज्वाला कमल भी उत्पन्न किए। निंग के चारों ओर जलज्वाला कमल सुरक्षा का काम करते थे, लेकिन एक बार जब जेड चाइल्ड के चारों ओर जलज्वाला कमल प्रकट हुए तो उन्होंने एक प्रकार का बंधन भी स्थापित किया। तोड़ो। जेड चाइल्ड ने बलपूर्वक जलज्वाला कमल को तोड़ दिया, फिर एक के बाद एक पानी के पर्दे के माध्यम से निंग का पीछा करने की कोशिश की। निंग ने अपनी लगभग सारी एकाग्रता वर्षा जल और जलज्वाला कमलों को नियंत्रित करने में लगा दी। एक बार जब उसने अपनी ऊर्जा उन्हें नियंत्रित करने पर केंद्रित कर दी तो स्वाभाविक ही था कि जलज्वाला कमल लगातार खिलते और फैलते रहे और उसके शत्रु को रोकते रहे। वे जल रूपी पर्दे भी लगातार एक के बाद एक बनते रहे। इतने सारे बंधनों के सामने विशालकाय जेड चाइल्ड की गति स्वाभाविक रूप से नाटकीय रूप से कम हो गई। वह निंग को बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाया। दाओ डोमेन। दूर प्रकाश के काले टॉवर के भीतर छिपे नोंगजिदाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये सचमुच एक दाओ डोमेन है। बारिश का पानी एक के बाद एक सुरक्षा दीवारों का रूप ले रहा है और यह वास्तव में इतना शक्तिशाली है। दाओ डोमेन सिर्फ 16 साल पहले और फिर भी उसे एक दाओ डोमेन की जानकारी मिल गई है। क्या राक्षस है। इससे पहले वह अभी तक निश्चित नहीं था, लेकिन एक बार जब निंग ने अपनी सारी शक्ति अपने दाव क्षेत्र की शक्ति को उजागर करने पर केंद्रित कर दी और अनगिनत वर्षा जल का उपयोग करके उसे अवरुद्ध कर दिया, तो नोंगजिदाओ और जेड चाइल्ड, जो अपार अनुभव वाले दो विशेषज्ञ थे, निश्चित रूप से जान गए कि यह एक दाव क्षेत्र है। अगर ये दाव क्षेत्र नहीं होता तो यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था। जलज्वाला कमल एक के बाद एक खिलते गए, लेकिन वर्षा जल तलवार का क्षेत्र हर जगह था। वर्षा जल का हर पर्दा जलज्वाला कमल से कुछ कमजोर था, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा थी। यह मात्रा से पैदा हुई गुणवत्ता थी। जेड चाइल्ड की गति स्वाभाविक रूप से कम हो गई थी। अगर तुममें जरा भी क्षमता है तो मुझसे सीधे लड़ो। जेड चाइल्ड ने बेरहमी से दहाड़ लगाए। ये कैसी क्षमता है जो इस तरह की तकनीक पर निर्भर है। तुम्हें बंद कर पाना भी एक तरह की योग्यता है। निंग ठंडी हंसी। और इसके अलावा तुम्हें बंद करके मैंने तुम्हारी मौत भी सुनिश्चित कर दी है। जेड चाइल्ड का चेहरा बदल गया। सचमुच। निंग ने जेड चाइल्ड के चेहरे पर भाव देखे। उसके मन में एक विचार आया। उसने सही अनुमान लगाया था। इससे पहले जब वे आमने सामने लड़े थे तो जेड चाइल्ड की ताकत बहुत ज्यादा भारी थी। पूरी ताकत लगाकर और छोटे 1000 तलवारों वाली संरचना के 9वें स्तर का इस्तेमाल करके भी निंग उसे सिर्फ 3 कदम पीछे धकेल पाया था। यहाँ तक कि जब उसने जेड चाइल्ड के शरीर पर एक वार किया था तब भी तलवार की रोशनी उस 2 मंजिल ऊंची आकृति पर सिर्फ एक घाव ही छोड़ पाई थी और फिर गायब हो गई थी। लेकिन स्वर्ग हमेशा न्यायप्रिय होता है। स्वर्गीय परिवर्तन की दिव्य क्षमता से व्यक्ति को शक्ति और गति में वृद्धि होती थी। यहाँ तक कि उसकी सहनशक्ति भी नाटकीय रूप से बढ़ जाती थी और उसका आकार भी बढ़ जाता था। इतने सारे लाभों के बावजूद क्या ये संभव है कि इसमें कोई नुकसान न हो। नुकसान ये था कि इसमें बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति खर्च होती थी। स्वर्गीय परिवर्तन की अवस्था को बनाए रखने के लिए आश्चर्यजनक मात्रा में दिव्य शक्ति खर्च होती थी। निंग ने दिव्य क्षमता विंडविंग इवेशन का प्रशिक्षण लिया था। विंडविंग इवेशन स्वर्गीय परिवर्तन तकनीक से अलग था। विंडविंग इवेशन तकनीक पर केंद्रित था, लेकिन स्वर्गीय परिवर्तन दिव्य क्षमता एक प्रकार की दिव्य क्षमता थी जो व्यक्ति की अपने शरीर को नियंत्रित करने की क्षमता पर निर्भर करती थी। विंडविंग इवेजन एक दिव्य शक्ति तकनीक थी जिसका उद्देश्य उड़कर इधर उधर भागने और बचने की क्षमता थी। विशालकाय रॉक के उन चित्रों में अतुलनीय गहराई और उत्कृष्ट गहनता थी। साथ ही दिव्य शक्ति के प्रयोग की एक तकनीक भी। जब निंग बेई ईशान से युद्ध कर रहा था तो उसने विंडविंग इवेजन को सक्रिय करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया था। जब कोई व्यक्ति किसी दिव्य क्षमता को सक्रिय करने के लिए दिव्य शक्ति का उपयोग करता है तो दिव्य शक्ति 10 गुना या 100 गुना बढ़ सकती है, जिससे स्वाभाविक रूप से दिव्य क्षमता भी शक्तिशाली हो जाती है। लेकिन निंग की दिव्य शक्ति उसके फेंट गॉड शरीर में केवल चरम जियांटियन स्तर पर थी, जबकि उसकी तात्विक ऊर्जा चरम जिफू स्तर के की रिफाइनर से भी ज्यादा थी। विंडविंग इवेजन की बारीकियों के अनुसार विंग प्रकार के जादुई खजानों को नियंत्रित करने के लिए अपनी तात्विक ऊर्जा का उपयोग करके स्वाभाविक रूप से वह अभी भी काफी तेज था। स्वर्गीय परिवर्तन को बनाए रखने में आश्चर्यजनक मात्रा में दिव्य शक्ति खर्च होगी। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितनी है। निंग ने मन ही मन सोचा। जहाँ तक मेरी बात है, मैं जितनी ऊर्जा खर्च कर रहा हूँ वह नगण्य है। वर्षा जल तलवार क्षेत्र और जलज्वाला कमल दोनों ही आकार लेने के लिए स्वर्ग की शक्ति को सक्रिय करने पर निर्भर हैं। जी निंग, विशालकाय जेड चाइल्ड चिल्लाया, तुम बस यही घृणित तरीके अपना सकते हो। निंग ने बस अपना पूरा ध्यान वर्षा जल तलवार क्षेत्र और जलज्वाला कमलों पर नियंत्रण करने पर केंद्रित कर दिया और अपने शत्रु को उलझाने की बेतहाशा कोशिश कर रहा था। जैसा कि निंग ने अनुमान लगाया था, विशालकाय जेड चाइल्ड अपनी दिव्य क्षमता का प्रयोग करते हुए अत्यधिक मात्रा में दिव्य शक्ति का उपयोग कर रहा था। विशालकाय जेड चाइल्ड अपनी सामान्य अवस्था में लौटने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर वह लौटता तो निंग की तलवार की रोशनी शायद उसे तुरंत ही टुकड़े टुकड़े कर देती और मार डालती। लगभग 1 घंटे बाद ये जेड चाइल्ड के जीवन का आखिरी घंटा था। इस दौरान वह रुक गया। अब जलज्वाला कमल या वर्षा के पर्दों से टकराने में असमर्थ था। आक्रमण न करके वह अपनी दिव्य शक्ति का व्यय कम कर पाया।
हालांकि जब वह हिलना बंद कर देता तो निंग अपनी तलवार की रोशनी को नियंत्रित करके आक्रमण करना शुरू कर देता। निंग की तलवार की रोशनी से उसके शरीर पर घाव होने के बाद उसे ठीक करने के लिए बड़ी मात्रा में दिव्य शक्ति का उपयोग करना पड़ता। युद्ध न करना कोई विकल्प नहीं था। युद्ध करना भी कोई विकल्प नहीं था। जेड चाइल्ड की दिव्य शक्ति अंततः समाप्त हो गई और अनिच्छा से उसका शरीर सामान्य व्यक्ति के आकार का हो गया। क्रैकल, बारिश की एक धार तेजी से गुजरी और जेड चाइल्ड का सिर उड़कर जमीन पर आ गिरा। उसकी दिव्य शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, इसलिए अब उसके जख्मों को भरने का कोई रास्ता नहीं था। स्वाभाविक रूप से उसकी जान चली गई। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड की मृत्यु हो गई। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड, अन्य जिफू शिष्य सभी अतुलनीय रूप से भयभीत थे, लेकिन नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन के भीतर वे भागने में पूरी तरह से असमर्थ थे। सब खत्म हो गया। प्रकाश के काले टॉवर के भीतर नोंग जिदो ने अपने बगल में खड़ी परी सारस को सहलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसकी आंखों में दर्द और दया की झलक थी। सारस, मुझे माफ करना। निगल पर्वत की यह यात्रा गलती से हुई थी। मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। चलो अब हम अपने स्वामी सेवक के रिश्ते को खत्म कर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि जी वंश तुम्हारी जान बख्श देगा। उसके दूसरे हाथ में अचानक एक दाव सील प्रकट हुई। फुश, अचानक एक स्थानिक कंपन प्रकट हुआ। फिर नोंग जिदाओ का शरीर काले प्रकाश के टॉवर के भीतर से गायब हो गया। केवल अन्य 5 जिफू शिष्य लैंडविम और परी क्रेन को पीछे छोड़ दिया। परी सारस ने दुखी होकर पक्षी जैसी आवाज निकाली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पुस्तक 6, अध्याय 20, लघु टेलीपोर्टेशन दाव सील। नोंग जिदाओ गायब हो गया। जी निंग ने भौहें चढ़ाईं। बाकी 5 जिफू शिष्य भी बुरी तरह डर गए थे। निंग भव्य संरचना की सहायता से पूरी तरह से वांशियांक सिद्ध के स्तर की शक्ति पर पहुंच गया था। उन 5 की शक्ति इतनी भी नहीं थी कि वे अपना एक अलग संरचना बना सकें। जी निंग, कृपया हमारी जान बख्श दो। मैं अपने पास मौजूद सभी जादुई खजाने तुम्हें भेंट करता हूँ। मेरा कबीला भी मेरी जान के बदले जादुई खजाने भेंट करेगा। जी निंग, वे 5 भीख मांग रहे थे। उनमें किसी भी प्रकार की युद्ध भावना का आभास नहीं था। निंग ने अपनी निगाह से उन 5 को देखा। जी निंग, अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी। हमने जिफू शिष्यों के इन 2 समूहों को नष्ट कर दिया है, लेकिन ग्रैंड जिया राजवंश के आने में अभी 2 दिन और लगेंगे। इन 2 दिनों में स्नोड्रैगन पर्वत के और शिष्य आ सकते हैं। इन लोगों पर नजर रखना और उनकी रक्षा करना हमारे लिए संभव नहीं है। इन सबको मार डालो। जहां तक उन 2 जिफू स्तर के डिरे मॉन्स्टर्स की बात है, अगर तुम उन्हें वश में कर सको तो कर लो, अगर नहीं तो उन्हें मार डालो। निंग ने सिर हिलाया। कुलपति के शब्द उचित थे। तुम सब लोग मृत्यु को स्वीकार करो। निंग ने उनकी ओर देखा और शांति से बोला। उनके शरीर के सामने तलवार की चमकती रोशनी अचानक बारिश के पानी की एक धारा में बदल गई और उनकी ओर बहने लगी। इसके तुरंत बाद तलवार की रोशनी की एक और चमक दिखाई दी। ये सभी छोटे 1000 तलवारों के गठन के केवल 8वें स्तर पर थे। जी निंग, स्नोड्रैगन पर्वत निश्चित रूप से हमसे बदला लेगा। जी निंग, तुम एक दयनीय मौत मरोगी। ये 5 मानो पागल हो गए थे। सब पूरी ताकत से लड़ना चाहते थे, लेकिन चूंकि वे किसी दल में शामिल नहीं हो पा रहे थे। हालांकि उन्होंने कुछ शक्तिशाली दाव सीलें भी फेंकी थीं। पानी के उस पर्दे से टकराते ही वे तुरंत फट पड़े, निंग को छू भी नहीं पाए। कुछ ही क्षणों में वे सभी 5 मर गए। क्या तुम दोनों आत्मिक प्राणी समर्पण करते हो? निंग ने अपनी नजर अभी भी जीवित लैंडवम और परी क्रेन की ओर घुमाई। लैंडवम और परी क्रेन ने एक दूसरे को देखा और फिर लैंडवम एक विशाल नीले कवचधारी आदमी में बदल गया, जबकि परी क्रेन एक सफेद वस्त्रधारी युवती में बदल गई। नीला कवचधारी आदमी और सफेद वस्त्रधारी युवती दोनों तुरंत घुटनों के बल गिर पड़े। हम समर्पण करने को तैयार हैं। यद्यपि जिफू स्तर के डायर मॉन्स्टर्स अतुलनीय रूप से अभिमानी और वश में करने में कठिन थे, लेकिन जब उनके सामने केवल 2 विकल्प होते थे, या तो नष्ट हो जाना या आत्मसमर्पण कर देना, तो वे आमतौर पर आत्मसमर्पण कर देते थे, खासकर तब जब प्रतिद्वंद्वी की शक्ति पूरी तरह से उनकी अपनी शक्ति से अधिक हो जाती थी। मेरे पीछे आओ। निंग की नजरें चमक उठी और गिरती हुई बारिश गायब हो गई। इसके तुरंत बाद धधकती आग की एक लहर उठी, जिसने 5 जिफू शिष्यों की लाशें राख में बदल दी और पीछे रह गए केवल उनके जादुई खजाने, जिन्हें निंग ने आसानी से इकट्ठा कर लिया। हाँ, लैंडविम और सेलेस्टियल क्रेन सभी निंग के पीछे चले गए। जल्द ही वे काले कोहरे की परतों को पार कर G95 के सामने पहुंच गए। अरे, निंग हैरान था। उसके सामने पैट्रियार्क और उसके पिता के अलावा जी ट्रूकी, ग्रैनी शैडो और आहजिन भी आ गए थे। मैंने उन्हें आने के लिए कहा था। 95 हंसा। जिफू शिष्यों के दोनों समूह मर चुके हैं। फिलहाल हमारा कोई विरोधी नहीं है, इसलिए मैंने उन सबको आने को कहा। जी निंग, दुर्जेय, ट्रूकीप की आंखें चमक रही थीं। दुर्जेय, दुर्जेय। बूढ़े नौकर आहजिन का चेहरा भी प्रसन्नता से भर गया। दादी छाया भी हंसी और सिर हिलाया। वे सभी बहुत खुश थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिर्फ 2-3 दिनों में स्नोड्रैगन पर्वत आसपास के इलाकों से कुछ जिफू शिष्यों को ही आमंत्रित कर पाएगा, और जहां तक मुख्य स्नोड्रैगन पर्वत संप्रदाय की बात है, वह बहुत दूर था। 2-3 दिनों में वहां पहुंचना उनके लिए नामुमकिन था। 18 जिफू शिष्यों को मारने और 2 आत्मिक जानवरों को वश में करने के बाद खतरे का स्तर नाटकीय रूप से कम हो गया था। दुर्भाग्यवश हमने नोंग जिदाओ को भागने दिया। पैट्रियार्क 95 ने अपना सिर हिलाया। कुलपति, वह कैसे भाग गया? वह अचानक क्यों गायब हो गया? निंग ने जल्दी से पूछा। दादी साया और बाकी सब भी कुलपति की ओर देखने लगे। वे अभी अभी इकट्ठे हुए थे, इसलिए उन्हें इन बातों के बारे में विस्तार से पूछने का मौका नहीं मिला। 95 ने सिर हिलाया।
मुझे भी नहीं पता, वह बस गायब हो गया। पूरे दल में उसका कोई नामोनिशान नहीं है। हालांकि अगर हम उसके आत्मिक प्राणी से पूछें तो मुझे लगता है उसे पता चल जाएगा। निंग और बाकियों की आंखें चमक उठीं। ठीक है, आत्मा जानवर से पूछो। परी सारस नाइनफायर ने सफेद वस्त्र पहने युवती की ओर देखा। नोंग जिदाओ कैसे बच निकला? सफेद वस्त्रधारी महिला ने आदरपूर्वक कहा, मेरे पूर्व स्वामी युद्ध संरचनाओं में कुशल थे। उनके स्वामी उन्हें बहुत महत्व देते थे, इसलिए उन्हें छोटी टेलीपोर्टेशन दाव सील दी गई थी। इस दाव सील के इस्तेमाल से 10,000 किलोमीटर के दायरे में किसी भी स्थान पर तुरंत टेलीपोर्ट किया जा सकता है। एक छोटा टेलीपोर्टेशन दाव सील। निंग और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा। निंग ने चुपचाप इस नाम को याद कर लिया। ऐसा लग रहा था मानो ये छोटा टेलीपोर्टेशन दाव सील उसके तथाकथित ट्रेसलेस तावीज जैसा ही हो। ये ट्रेसलेस तावीज पश्चिमी प्रांत के जी वंश के एक पूर्वज को एक संयोगवश प्राप्त हुआ था, जिसने 2 तावीज इस्तेमाल कर लिए थे और सिर्फ एक ही बचा था। चूंकि ये 10,000 किलोमीटर के दायरे में बिना किसी निशान के टेलीपोर्ट करने की अनुमति देता था, इसलिए इसे ट्रेसलेस तावीज नाम दिया गया था। कुलपति, इन 2 आत्मिक प्राणियों का क्या करें? निंग ने नाइनफायर की ओर देखा। बाकी 5 ने भी एक दूसरे की ओर देखा। जी निंग, क्या तुम उन्हें स्वीकार करने को तैयार हो? नाइनफायर ने निंग से पूछा। निंग ने लैंडवम और परी सारस को देखा। जिफू स्तर के आत्मिक प्राणी बहुत कीमती थे। साधारण जिफू शिष्य उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन सच तो ये है कि निंग को इन दोनों जिफू आत्मिक प्राणियों की कोई परवाह नहीं थी। अगर निंग अपनी अंतर्दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ समय निकाले, कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक, तो वह एक फील्ड गॉड बॉडी रिफाइनर के रूप में 7वें स्तर तक पहुंच सकता था। कुछ ही सालों में वह 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख के एक फेंड गॉड बॉडी रिफाइनर के रूप में 9वें स्तर पर पहुंच जाएगा। तब तक जिफू स्तर के आत्मा जानवर उसके लिए बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, बल्कि वे उसे धीमा कर देंगे। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। निंग ने अपना सिर हिलाया। चूंकि ऐसा है, नाइनफायर ने सिर हिलाया, तो मैं उन्हें अस्थायी रूप से स्वीकार कर लूंगा। इस संकट से उबरने के बाद मैं उन्हें बांट दूंगा। अच्छा, तो फिर हम यही करेंगे। ट्रूकीप, ग्रैनी शैडो, यिचुआन और बाकी सभी ने बिना किसी बहस के सिर हिला दिया। ये चर्चा करना अभी जल्दबाजी होगी कि ये आत्मा जानवर किसके पास जाएंगे। कोई नहीं जानता था कि उनमें से कौन इस विपत्ति से बच पाएगा। ये उस जेड चाइल्ड द्वारा छोड़े गए जादुई खजाने हैं। निंग ने हाथ हिलाया और ढेर सारे जादुई खजाने तुरंत जमीन पर प्रकट हो गए। सब लोग देखो और देखो कि कौन से उपयोगी हैं। अगर तुम्हें कोई उड़ती हुई तलवारें मिलें तो विभिन्न बुजुर्गों, कृपया उन्हें बांधने के लिए तैयार करने में मेरी मदद करो। मुझे प्रशिक्षण के लिए जगह ढूंढनी है। अभी अभी युद्ध में मुझे कुछ छोटी छोटी अंतर्दृष्टियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इसे हम पर छोड़ दो। नाइनफायर और बाकियों ने जरा भी संकोच नहीं किया। ठीक है। निंग का शरीर फड़क उठा और वह तुरंत तेज गति से चला गया। लैंडविम और परी सारस, नीले कवचधारी योद्धा और सफेद वस्त्रधारी युवती के रूप में दोनों ही काफी निराश थे। असल में वे निंग के आत्मिक प्राणी बनना चाहते थे। सबसे पहले उनके मन में निंग के लिए कोई नफरत नहीं थी, क्योंकि लैंडवम को, उदाहरण के लिए, अतीत में जेड चाइल्ड ने जबरदस्ती अपने अधीन कर लिया था। हालांकि परी क्रेन का नोंग जिदाओ के साथ घनिष्ठ संबंध था, क्योंकि जिदाओ ने उसे छोड़ दिया था और अपनी जान बचाकर भाग गया था। इसलिए ये कहा जा सकता था कि उनके बीच के कर्म बंधन समाप्त हो गए थे। दूसरी बात, निंग सिर्फ 16 साल का था। ऐसे राक्षस में असीम क्षमताएं होती हैं। अगर वे उसके जैसे गुरु का अनुसरण करें तो उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। दुर्भाग्यवश निंग उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं था। निंग पहाड़ी जंगलों में कमल की मुद्रा में बैठा था। चारों ओर अंधकार में ऊर्जा थी। यिन और यांग रूपांतरित होते रहते हैं, अनंत काल तक एक दूसरे को जन्म देते रहते हैं। निंग ने मन ही मन बुदबुदाया, फिर आंखें बंद कर लीं और उस पर ध्यान करने लगा। इससे पहले जब उसने लघु 1000 तलवारों वाली संरचना का विश्लेषण किया था तो उसे यह एहसास हुआ था कि दुनिया के सभी महान दाव वास्तव में एक जैसे ही थे। संरचनाएं, तलवारबाजी, जादू, दिव्य क्षमताएं, इन सब में दाव समाहित था। दाव एक ही था, बस दाव के रास्ते अलग थे। निंग ने इस सिद्धांत को समझ लिया और इसलिए स्वाभाविक रूप से अब उसके लिए 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के 6ठे से 7वें चरण तक पहुंचना बहुत आसान हो गया। यिन और यांग का रूपांतरण। निंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर में दिव्य शक्ति को सक्रिय करना शुरू कर दिया। स्नोड्रैगन सिटी से 1000 किलोमीटर दूर हवा में अचानक एक लहर सी उठी और कहीं से एक आकृति प्रकट हुई। ये फर पहने नोंग जिदाओ था। नोंग जिदाओ की आंखें दुख से भरी थीं। अगर तुम्हें कोई संरचना मिले तो सावधान रहना, सावधान रहना। नोंग जिदाओ ने हल्की आह भरी। ये सबसे सरल सिद्धांत है, लेकिन स्नोड्रैगन पर्वत के हम शिष्य इसे भूल गए थे। अगर आपको कोई संरचना मिले तो सावधान हो जाइए। ये बात सभी अमर साधकों को पता थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि संरचनाएं जटिल और अद्भुत थीं। कोई भी नहीं जान सकता था कि संरचना के भीतर क्या है और उसमें प्रवेश करने पर कोई भाग भी नहीं सकता था। उदाहरण के लिए वांशियांग के सिद्ध म्यू शियाओ को पता था कि बेइज ईशान संरचना के भीतर छिपा है, लेकिन चूंकि बेइज ईशान ने एक संरचना स्थापित कर रखी थी, इसलिए सिद्ध म्यू शियाओ ने संरचना में प्रवेश करने के बजाय बाहर ही धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना उचित समझा। लेकिन स्नोड्रैगन माउंटेन के इन शिष्यों ने वास्तव में अपने शत्रुओं को बहुत कम सम्मान दिया था। हालांकि वे जानते थे कि किसी भी समूह का सामना करने पर उन्हें सावधान रहना चाहिए, फिर भी उन्होंने जी कबीले का जरा भी सम्मान नहीं किया था।
जी कबीला एक स्थानीय कबीला से ज्यादा कुछ नहीं था और उन्हें जी कबीले की ताकत का अंदाजा था। उन्हें विश्वास नहीं था कि जी कबीला किसी भी शक्तिशाली समूह का निर्माण कर पाएगा। इसके अलावा उनके पास जेड चाइल्ड के साथ साथ एक समूह विशेषज्ञ नोंग जिदाओ भी था। उनके लगभग 20 साथी भी थे। उनकी शक्ति बहुत अधिक थी। उन्हें विश्वास था कि वे जी कबीले जैसे तुच्छ कबीले पर पूरी तरह से हावी हो जाएंगे और उसे कुचल देंगे। अपने अति आत्मविश्वास के कारण उन्होंने अपने शत्रुओं को कम आंका था और इस तरह वे उस दल में फंस गए थे और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जेड चाइल्ड नेदवम हेवनलॉक फॉर्मेशन की सहायता के बावजूद निम्न शक्ति में जेड चाइल्ड के बराबर ही था। जेड चाइल्ड की मृत्यु तभी हुई जब उसकी सारी दिव्य शक्ति समाप्त हो गई थी, जिससे वह अपनी दिव्य क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ हो गया था। अगर वे फॉर्मेशन के बाहर लड़ते तो स्थिति गंभीर होते देख वह भाग सकता था, लेकिन फॉर्मेशन के भीतर भागने की कोई जगह नहीं थी। अगर तुम्हें कोई दल मिले तो सावधान रहना, लेकिन अगर हम अंदर नहीं गए होते तो क्या हमें जी वंश को यूं ही देर करने देना चाहिए था? ग्रैंडजिया राजवंश के दिव्य दूत को आते देखना। नोंग जिदाओ ने सिर हिलाया और आह भरी। संरचनाएं जी नेंग नेदरवाइम हेवनलॉक संरचना और एक राक्षस जिसने 16 साल की उम्र में दाव क्षेत्र की जानकारी हासिल कर ली थी। इतने छोटे से स्थानीय कबीले में मुझे इन दोनों चीजों का सामना करना पड़ा। मेरी हार कोई अन्यायपूर्ण नहीं थी। नोंग जिदाओ के पैरों के नीचे एक उड़ता हुआ जहाज दिखाई दिया जो तुरंत आसमान को चीरता हुआ स्नोड्रैगन शहर की ओर तेज रफ्तार से उड़ता हुआ चला गया। चाहे कुछ भी हो, मुझे अपने अन्य साथियों को चेतावनी देनी ही होगी जो शायद इसी ओर आ रहे हैं। नोंग जिदाओ ने सोचा। जिफू शिष्यों के पहले समूह में से एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति नोंग जिदाओ थे। यदि वह नए लोगों को चेतावनी नहीं देता तो भविष्य में जब मुख्य संप्रदाय इस मामले की जांच करेगा तो उसे नोंग जिदाओ को दंडित किया जाएगा। कुछ क्षण बाद उसकी दृष्टि के क्षेत्र में एक दूर का शहर दिखाई दिया। अरे! जहाज के ऊपर नोंग जिदाओ ने देखा कि दूर शहर के ऊपर हवा में लोग थे। वह व्यक्ति प्रकाश की किरण की तरह तेजी से उड़कर ऊपर चला गया। डोंग फान्यू। नोंग जिदाओ ने तुरंत इस बूढ़े आदमी को पहचान लिया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिदाओ। डोंग फान्यू ने नोंग जिदाओ को देखते ही अधीरता से पूछा, मैंने सुना है कि आप वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिदाओ वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जेड चाइल्ड और अन्य लोगों के एक समूह के साथ ऑक्सहॉर्न पर्वत गए थे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई जिदाओ, आप यहाँ क्यों आए हैं? और तो और ऑक्सहॉर्न पर्वत की ओर गए कई लोगों की जीवन पट्टिकाएं टूट गई हैं। यहाँ तक कि मेरे अपने डोंग कबीले के कुलपिता डोंग जिकी की जीवन पट्टिका भी टूट गई है। ऑक्सहॉर्न पर्वत पर क्या हुआ था? नोंग जिदाओ ने सिर हिलाया। मुझे शर्म आ रही है। मेरे अलावा ऑक्सहॉर्न पर्वत पर गए हमारे सभी साथी शिष्य मारे गए। क्या सब मर गए? डोंग फान्यू चौंक गया। इतने सारे साथी शिष्य, सब मेरे अलावा वे सभी मर गए। नोंग जिदाओ ने आह भरी। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ कि ऑक्सहॉर्न पर्वत बेहद खतरनाक है। चाहे कुछ भी हो वहां मत जाना। मैं नहीं चाहता कि कोई और साथी शिष्य कष्ट उठाए। डोंग फान्यू ने उन्मत्त होकर कहा, प्रवेश नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी अभी वानजियांग निपुण जूली व्यक्तिगत रूप से जिफू शिष्यों के एक समूह का नेतृत्व कर ऑक्सहॉर्न पर्वत की ओर बढ़े हैं।